ओशो के हिंदी के जो उनके प्रवचन हैं उनके छोटे छोटे इंस्टाग्राम पे क्लिप करके शुरू हो गई. यू मेट द मैन इन योर लाइफ. Not met, I lived with him. कहाँ पे? पुणे आश्रम में. पुणे में. कभी उनमें. What was it Goregaon like Park. to be with him and what were those years of your life like? मैं समझता हूँ अगर बिना मरे जन्नत देखनी है तो वही समय था 4 साल का. सिंपल वो कहते थे मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी डिसाइपल कोई भी डिवोटी वो भीख मांगे. यू कैन बी अ मॉन्क बट यू कैन बी अ वेरी एजुकेटेड मॉन्क. मनी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. यू शुड अर्न मनी. वो जो खुशी है काम की वही तो असली चीज़ है. वो तो बाय द वे चीज़ है कि आपको बड़ी गाड़ी मिल गई, बड़ा घर मिल गया. कहते हैं ना तुम्हें प्रेम करने में, लव करने में, फ्लर्ट करने में खुशी मिल रही है तो इट इज़ जस्टिफाइड. हम इतने ज़्यादा अपने आप को शील्ड करके चलेंगे क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या चलता है, 2% लोग होते हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं. तो अब तुम उस 2% में हो या नहीं ये अब तुम चुन लो. मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई प्रोमिनेंट ऐसी लोकेशन है जहाँ लेकिन इफ अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ लोग जाके एक्चुअली देख सकते हैं कि ये वृक्ष पीपल बाबा ने लगाया था और अब ये बड़ी लोकेलिटी बन गई. हमारे जो खड़े हुए पेड़ हैं हाँ. सिर्फ दिल्ली क्षेत्र में उसमें 17 लाख पेड़ हैं. आपको किस नाम से मैं बुलाऊं? पीपल बाबा बुलाऊं? हाँ, आज़ाद जी बुलाऊं? नहीं पीपल नो मी एज पीपल बाबा ओनली. ओके, फैंटास्टिक. पेरेंट्स भी पीपल बाबा ही बोलते हैं. आपके पेरेंट्स आपको पीपल बाबा बोलते हैं? That's so funny. सो फनी यू नो. तो मतलब कोई बोलता ही नहीं उस चीज़ को. मैं आपका विकीपीडिया पढ़ रहा था एंड इट टर्न आउट दैट यू एट सम पॉइंट इन योर लाइफ मेट ओशो. हाँ, 1996 to 1990 I was with him. I can't believe you actually met Osho. अभी Instagram पे I've like हाँ 4 years. most of my generation knows about Osho through the documentary that came out, right? उसके बाद क्या हुआ? People started following Osho's works. And Osho के हिंदी के जो lectures हैं, हिंदी के जो उनके प्रवचन हैं, उनके छोटे छोटे Instagram पे क्लिप करके शुरू हो गई. And Osho pages blew up 100, 200, 300, 400, 500 pages. And they're so profound that people actually use them as background music for the reels. You met the man in your life. Not met, I lived with him because library में डस्टिंग वस्टिंग वहीं किया करता था. कहाँ पे? पुणे आश्रम पुणे में. कभी उनमें. What was it Goregaon like Park. to be with him and what were those years of your life like? मैं समझता हूँ अगर बिना मरे जन्नत देखनी है तो वही समय था 4 साल का. सारा इंटरनेशनल क्राउड था एंड दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रेन्स थे, दुनिया के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर्स एंड डॉक्टर्स एंड सर्जन्स एंड क्या प्लम्बर और क्या इलेक्ट्रिशियन और क्या आर्किटेक्ट्स, क्या लैंडस्केपर्स और आर्टिस्ट, सिंगर्स, सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड, सारे बैठा हुआ था वहाँ पे पुणे में. एंड हम अभी ग्रेजुएशन करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गए थे वहाँ पे 86 अप्रैल में. एंड you know it was like the world opening out to us, you know. So हम थोड़ा सा वो गुरुकुल परंपरा से और थोड़ा संस्कारों वाले बच्चे, फौजी के बच्चे, बहुत ही विनम्र, बहुत यू नो यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, लिटरेचर में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में, और आप उस तरह के माहौल में जाके स्टेप इन करते हैं तो मतलब जैसे कहते हैं ना सारे खिड़की दरवाजे सब खुल जाते हैं आपको. कि आपके अंदर ही किसी चीज़ ने रेजिस्ट नहीं करा उसको बिकॉज आई थिंक ही वाज टू रेडिकल फॉर दोस टाइम्स. नहीं क्योंकि एक तो हम काफ़ी यंग थे, इम्प्रेशनेबल, बिकॉज वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी वायलेंट और अग्रेसिव कुछ थी ही नहीं कि जिससे परहेज़ किया जाए. सो इट वाज सो लविंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो सूदिंग, इट वाज सो नाइस. और मुझे तो वैसे ही बचपन से हरियाली का शौक़ था तो वहाँ तो बैम्बू के फॉरेस्ट और बैनियन ट्रीज़ और वाटरफॉल्स और मतलब वो माहौल ही इतना सुंदर था पेड़ पौधों के साथ. सो दैट मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल एंड द पीपल वर वेरी गुड एंड द पीपल वर वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट. एंड ओशो मतलब जैसे मैंने उनकी खाली फ़ोटोज़ देखी हैं, मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पे वो लोगों की आंखों के बीच वाले एरिया के अंदर ऐसे 2 उंगली लगाते हैं, उनको किसी तरह की एनलाइटमेंट हो जाती है. हाँ नहीं, ऐसा एनलाइटमेंट का नहीं होता है. इट इज़ जस्ट एनर्जी ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग जैसे होते थे वो कहा करते थे जब हम पाँव छूते हैं तो वो हाथ रखते हैं तो हाँ बेटा खुश रहो, आयुष्मान भव.
तो उसी तरह से कोई पीठ पे रखता है, कोई वैसे रखता था। उनका स्टाइल था कि वो उसको लोग अलग अलग नाम से बुलाते थे, एनर्जी दर्शन और थर्ड आई ओपनिंग और ये वो मीडिया लिखता था। वो नहीं कभी बोलते, वो कभी नहीं बोलते थे उस चीज़ पे। वो तो उनका एक तरीका था आशीर्वाद का। तो कभी भी हम भी जाते थे, कभी हम भी लो फील करते थे, उनके पाँव छूते थे, तो बड़े प्यार से ऐसे गाल पे हाथ फेर के और हल्का सा ऐसे, हमें भी लगता था कि हाँ गुरु ने हमें छू लिया, गुरु ने हमें टच कर लिया। बस ये था, एक भाव था वो। अब उसकी इंटरप्रिटेशन आप जैसे मर्जी कर लीजिए उसको। बिल्कुल नहीं, मैं द रीज़न आई आस्क इज कुछ ऐसा हो गया है 2024 के अंदर कि जहाँ पे 18 से 30 वर्षीय के लोग ओशो के एकदम लीन हो गए हैं दोबारा से। खाली ऑडियो उनकी होती है। मेरे कई सारे दोस्त हैं ओशो की रात को पॉडकास्ट लगा के सोते हैं, कहते हैं हमें बड़ा सूदिंग लगता है। तो जब मैंने आपके उसमें ये पढ़ा कि आप उनसे मिल चुके हो, आई वॉज गोना स्टील दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू व्हाट वाज इट लाइक टू बी अराउंड हिम। कुछ एनी पर्टिकुलर प्रवचन दैट स्ट्राइक्स आउट टू यू, हिज प्रेजेंस that you remember? नहीं, इट्स द मास्टर्स प्रेजेंस। आप एक अच्छे टीचर के साथ रह रहे हैं, 4 साल आप उनके सानिध्य में रह रहे हैं, आप उनकी संगत में रह रहे हैं। आई वॉज टू यंग टू आस्क एनी क्वेश्चंस। Really? Did you have questions? पहली बात तो समझ ही नहीं थी कुछ। यू वर टोटली एक जोन्ड आउट होते हैं ना, एक अलग ही डायमेंशन में कि ये क्या चीज़ है भाई। अच्छा लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छा लोग ऐसे भी होते हैं, लोग ऐसे भी सोचते हैं, ये भी होता है। वहाँ पर म्यूज़िक, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लाइव परफॉर्मेंसेस, गुलाम अली साहब ये आया करते थे, अनूप जलोटा जी आते थे, पंकज उदास जी आते थे, सब लोग जिस तरह से जगजीत सिंह जी आते थे। बल्कि वो तो इस तरह से रिक्वेस्ट किया करते थे कि हमें एक बार आकर वहाँ गाने दीजिए, क्योंकि वो कहते थे आप लोगों की ऑडियंस जो मज़ा यहाँ परफॉर्म करने को आता है और जो मस्ती यहाँ की ऑडियंस की है, वो बाहर कहीं भी कमर्शियल पैसे दे के भी किसी कॉन्वोकेशन हॉल में या किसी कन्वेंशन हॉल में वो मज़ा नहीं आता उनको। सो एनीवे दैट वाज नॉट द आइडिया। द होल आइडिया वाज कि वहाँ का जो वास्तु था, वहाँ की जो एनर्जीज थी, वो बड़ी सूदिंग थी। एक तो मास्टर हिमसेल्फ, such a great teacher। कहाँ ऐसा होता है कि a person who talks continuously for 30 years without stepping out, 30 years, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, and he just sits and he just talks and ठीक है, ही वॉज अ वोरेशियस रीडर या जो भी थी। उनकी एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी लाइफ के प्रोसेसेस की, लाइफ की केमिस्ट्री जो थी, और उनका रिलेशनशिप्स के ऊपर जो पकड़ थी, मैरिज के ऊपर जो पकड़ थी, लव के ऊपर जो पकड़ थी। और मेरे को तो उनके डिस्कोर्सेस जो जहाँ पर भी वो एक सेंटेंस बोल देते, प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति है, पेड़ों से ही जीवन है, तो वो इतना रेजोनेट करता था मेरे साथ कि हाँ, क्योंकि मैं वही काम कर रहा था। एंड सबसे बड़ी बात होती है एक मास्टर, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स टू इवन डिस्क्राइब his presence. And this is many decades later you're saying. Yes, and so हम तो बोलते ही नहीं किसी को, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे अच्छा तुम तो ओशो के साथ, अच्छा, क्योंकि ये मेरा नाम भी जो है स्वामी प्रेम परिवर्तन, ये वही उन्होंने दिया था आपको। जी। तो लोग हमसे पूछते हैं कि वहाँ पर तो वो तो सेक्स के ऊपर बोलते थे, वो तो ही वॉज अ गुरु ऑफ द रिच पीपल एंड दिस। मैं कहा अपनी समझ होती है, ठीक है। हम तो 4 साल वहीं रहे हैं, हम कोई बाहर से तो देखा नहीं था हमने। बाहर जब निकलते थे, पेट्रोल पंप पे भी जाते थे, गाड़ी में स्कूटर में पेट्रोल भरवाने जाते, तो वहाँ पर भी लोग हमारे ऊपर गालियाँ निकालते थे, थूकते थे हमारे ऊपर। हाँ, बहुत है ये। आप पुराने सन्यासियों को, किसी को भी आप, जो रेजिडेंट होता था उसका जैसे हम नाम दे देते हैं, एल्यूमिनाई किसी का दे देते हैं, तो वो स्वामी होता था। एक तरीका है भाई, उनका कल्चर है एक। was unhappy with you. So they were pretty unhappy and लोग, क्योंकि he was born so many years ahead of his age, और वो जो बात करे थे वो हमें बोलते थे, कहते मेरी आज बात नहीं समझ आएगी किसी को,
ये 50 साल बाद समझ आएगी। और आपके अब सामने देखिए, अब आप ही कह रहे हैं कि 50 साल के बाद लोग अब सुन रहे हैं उस चीज़ को, 16, देख रहे हैं। 17, 18 साल के बच्चे मुझे ओशो सुनना बड़ा पसंद है। मतलब ये हो क्या रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल दैट, एंड इट्स नॉट इवन हिज वीडियोस, उनके पुराने हिंदी इंग्लिश डिस्कोर्सेस, उसकी भी रील्स कट रही हैं, मिलियंस, 10 मिलियन व्यू, 15 मिलियन व्यू। क्योंकि उनका लॉजिक इतना स्ट्रांग था, ही हैड अ साइंटिफिक टेम्पर। वो बिल्कुल एक फंडामेंटल साइंटिफिक रीजनेबल बात कहते थे। वो कोई सुपरस्टिशन की बात नहीं करते थे, वो कोई रिचुअल की बात नहीं करते थे, वो कोई माइथोलॉजी की बात नहीं करते थे, बल्कि वो बाकी रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी बड़े प्यार से, सहज, सिंपल शब्दों में, जो एक नॉर्मल इंसान जो सामने ऑडियंस में बैठा है उनके, और एक डिवोटी बन के बड़े प्यार से, इट वॉज श्योर पोइट्री। When he used to speak, it was sheer poetry. So me being a literature student, और मैंने अभी ग्रेजुएशन करके पूना यूनिवर्सिटी में, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्हीं के कहे पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ली थी। उन्होंने आपको Because, कहा? जी, उन्होंने, हिज थिंग वॉज वेरी सिंपल। वो कहते थे, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी डिसाइपल, कोई भी डिवोटी, कोई भी मेरा स्वामी, मेरा कोई भी फॉलोअर जो है वो भीख मांगे। ठीक है, आई डोंट वांट, यू नो, यू कैन बी अ मॉन्क, बट यू कैन बी अ वेरी एजुकेटेड मॉन्क, एंड यू, मनी इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, यू शुड अर्न मनी, यू नो, एंड डू योर ओन थिंग। हाँ, डू योर ओन थिंग। अब जैसे मैं कहता था कि मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं, मुझे इसी में मज़ा आता है, गार्डन सेटअप करने में आता है, मुझे घास, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये कहते ठीक है, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड ही वैलिडेटेड, he gave me that logical thing, you know, कि जैसे मुझे भी डाउट आता था ग्रेजुएशन के बाद, पीयर प्रेशर होता है, सब स्टूडेंट्स, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई कुछ है, आईएएस का बड़ा उस वक्त चलन था, यूपीएससी की तैयारी, सिविल सर्विसेज की, है ना। तो मैं थोड़ा सा तो कंफ्यूज था, भाई यंग थे, नहीं समझ थी इतनी। तो उन्होंने एक बार मुझे बड़े प्रेम से उन्होंने एक बात कह दी, और उन्होंने कहा, कहते, परिवर्तन, एक चीज़ याद रखना, मुझे ये बताओ कितने दुनिया में लोग हैं जिन्होंने 1000 पीपल भी लगाए होंगे। मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं लगाता, पीपल तो कोई भी नहीं लगाता। तुमने 1.25 करोड़ लगाए, तो तुम जानते हो, एक चीज़ समझ लो, ये तुम नहीं लगा रहे, पीपल महाराज ने तुमको चुना है अपने काम के लिए। और कभी इस अहंकार में मत रहना कि तुम पेड़ लगाते हो, प्रकृति ने तुमको चुना है अपने काम के लिए, सो यू आर द चोजन वन। बस वहाँ जो क्लैरिटी मिली कि नहीं भाई, मैं जो कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, he gave me that validation, that blessing, you know. सो मेरे को इतना क्रिस्टल क्लियर, मेरे को अपना फ्यूचर पाथ समझ आ गया कि ठीक है, जीना भी है, फैमिली भी चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, जो हरियाली क्रिएट करने का, छाया क्रिएट करने का, शेड ट्रीज़ लगाने का, फ्रूटिंग ट्रीज़ लगाने का, पेड़ पौधों पे, तालाबों पे, जल पे, हवा पे, मिट्टी पे काम करने का, एकदम क्लियर हो गया। एंड दिस वाज जुलाई 1987 की बात बता रहा हूँ मैं आपसे। और इतनी क्लैरिटी आई, फिर उसके बाद पढ़ने में भी मज़ा आया, जीने में भी मज़ा आया, और काम करने में भी मज़ा आया। एक उनकी मशहूर लाइन है कि लोग अक्सर दुख के पीछे भागते हैं, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी एक उत्सव है। तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी इंडियन गुरु को हैप्पीनेस, टू चेज हैप्पीनेस, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हुए सुना। यूजुअली पीपल टॉक अबाउट डिटैचमेंट, पीपल टॉक अबाउट treating both sadness and happiness with equanimity. Yes. It was the first time I heard someone to celebrate life. Yes. Right? Yes. And I've seen your previous interviews as well. आप भी बहुत बात करते हो खुल के प्यार करने की, जो शायद कहीं ना कहीं अभी the kind of world we live in, it's like वो भागों में बढ़ गया है. It's very very variegated. It's hard to love fully. Even parents अपने बच्चों से प्यार करते हैं, conditionally प्यार करते हैं, जैसे, या फिर बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं तो conditionally प्यार करते हैं. I don't want to spend too much time, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता सिर्फ उसी वक्त के बारे में बात करते हुए, लेकिन what is something that you learned about love from that time that has still remained true? Trust. You know, if you can't trust someone,
हम अपने आप को इतना बांध के रखते हैं, सिमट कर रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कवच बांध के रखते हैं, शील्ड बांध के रखते हैं, हम खुलते ही नहीं हैं। तो वहाँ पर वो जो सरेंडर था ना, वो सीखा और देखा कितने प्यार से लोग प्यार करते हैं और इतने खुल के प्यार करते हैं। ठीक है, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स का बहुत चलन था एंड लव वाज इन द एयर, यू नो। वहाँ पर यू नो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल, इट वाज अ कंटिन्यूस पार्टी। जैसे आप लोग तो यंगस्टर्स में सुनते हैं, नो नो लेट्स पार्टी, यो यो ओके फाइन, महीने के अंदर 2 दिन हमने पार्टी करने जाना है। हम तो वहाँ देखते थे, वहाँ तो रोज़ पार्टी होती थी और इंटरनेशनल क्राउड था। गुजरात के लोग भी हैं, बॉम्बे के लोग भी हैं, एक जैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ध्यानी भी हैं, ध्यान भी हो रहा है, काम भी हो रहा है और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। वो इट वाज पैराडाइज, इट वाज हेवन, इट वाज मैं समझा नहीं सकता। एंड एज अ यंगस्टर द मोमेंट वी रीच्ड ओवर देयर एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ऑर्थोडॉक्स, मैं जैन परिवार से हूँ, मेरे मदर भी जो हैं वो हम लोग मतलब पंजाबी और यू नो उस तरह से, एंड नानी के पास पले बड़े, फौजी बैकग्राउंड और थोड़ा सा गुरुकुल का भी वो था। और ऐसा बच्चा जाके उसको थ्रो आप कर देते हैं, फेंक देते हैं ऐसे कम्यून वाले एनवायरनमेंट में, तो क्या होना था फिर तो। लेकिन ये था कि मे बी ये भी जैसे ओशो बड़े प्यार से, आचार्य जी, हम तो आचार्य जी बोलते थे, ओशो वर्ड बहुत बाद में आया, हम तो आचार्य जी बोलते थे एज अ टीचर। तो आचार्य जी हमें यही कहते कि यहाँ पर जो लोग आए भी हुए हैं उनकी तैयारी ना जाने कितने जन्मों की है। तुम ये मत सोचो कि तुमने कहीं एक इश्तिहार देखा, कोई एडवर्टिजमेंट देखी, या कोई तुमने जर्नल में मेरा कोई आर्टिकल पढ़ा, या तुमने कोई कैसेट सुनी तो इसलिए तुम आ गए यहाँ पर। नहीं, कहते ये तुम्हारी जन्मों जन्मों की तैयारी है, तुम्हारी चेतना की तैयारी है। तो अब वो चेतना मेरे से मिलना चाहती थी एंड यू नो वन नॉच एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड दिस इज समथिंग द योर टाइम हैड कम। सो उस वक्त तो ये भी नहीं समझ आता माई टाइम हैज़ कम, किस चीज़ का टाइम आया भाई। हाँ, बट आई लव द प्लेस, आई लव द एम्बियंस, आई लव द फूड, आई लव द पार्टीज, आई लव द, एंड सबसे बड़ी बात है बहुत ही एजुकेटेड क्राउड था, बहुत इंटेलेक्चुअल क्राउड था एंड कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती, डीप डिस्कशंस होती थी और वो जो एक इंटेलेक्चुअल भूख थी वो सैशिएट होती थी वहाँ पे। और आई रियलाइज द वे आई यूज़ टू राइट माई आंसर्स। मैं इंग्लिश लिटरेचर में अपना आई टॉप्ड एंड मतलब मैंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स भी मुझे मिले। फिर बाद में मेरे को कई ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ से ऑफ़र्स भी आए और उसकी भी एक अलग कहानी है कि जब मेरे को स्कॉलरशिप्स आ रही थी तो मैंने आचार्य जी को कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो एक ही चीज़ याद दिलाते, कहते पत्ता ही परमात्मा है, प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति ने तुझे चुना है तो तू देख ले, तेरे को स्कॉलरशिप चुननी है या प्रकृति चुननी है। बस वहीं पर फिर वो पंचर कर देते थे और फिर अपना वापस खुरपी लेके वापस अपना काम शुरू कर देते थे। तो ये होता था। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल, आई थिंक एक टाइम जोन था, डायमेंशन था। कभी कभी हम पुराने अपने दोस्तों से मिलते हैं जो हमारे उस वक्त कम्यून में रहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है मतलब। और हम ज़्यादा बात नहीं करते, बस हम लोग साइलेंटली बैठे होते हैं एक दूसरे के साथ and suddenly we are transported into that era. We are very lucky. I think my life is really blessed that I got 4 years from such a blessed master, you know. जब आप when you left the commune and आपको गृहस्थ जीवन में आप कभी ना कभी आए होंगे या मटेरियल दुनिया के अंदर आए होंगे जहाँ पर तौर तरीके, रीति रिवाज, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ठीक है, वी आर इन दी एज ऑफ काली, कलयुग में हैं हम, तो छल कपट की दुनिया हो जाती है अक्सर। आजकल के जो राइट ऑफ पैसेज है वो ये है कि बच्चों को ट्रस्ट और लव नहीं बल्कि दुनियादारी सिखाई जाती है, और जितना ज़्यादा हॉस्टाइल और दुनियादार बच्चा होता है वो दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। ये भी पेरेंट्स भी उस आदमी को या उस औरत को योग्य मानते हैं अपने बच्चे को। तो वो विड्रॉल नहीं हुआ एज यू आर सेटलिंग इनटू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज इम्पोजिंग ऑन यू एंड यू हैव दीज वैल्यूज। आप अगर खुल के प्रेम करते हैं, खुल के ट्रस्ट करते हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना, फिर आप जब बाहर की दुनिया में आते हैं, कौन क्या कह रहा है कुछ,
नथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। मैं ये चीज़ मैं तो आजकल की नई जनरेशन को देखता हूँ, मुझे घबराहट होती है, मुझे अब घबराहट होती है। मुझे हम तो बड़े अच्छे टाइम पे पैदा हुए, बड़े अच्छे टाइम पे पले बड़े, बहुत अच्छे टाइम पे एजुकेट हुए, बहुत अच्छे टाइम पे मास्टर्स मिले, बहुत अच्छे टाइम पे एक स्पिरिचुअल पाथ मिला, एक डायरेक्शन मिली, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ तो उस तरह के रोल मॉडल्स नहीं हैं। आचार्य जी हमारे रोल मॉडल थे, है ना। वो ऐसा नहीं था कि वो जाके बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके रोल मॉडल नहीं थे। एक इंसान को कैसे होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, आप कैसे बैलेंस में रह सकते हैं, कैसे आप एक ज़ेन स्पेस में रह सकते हैं। क्या उनको कंट्रोवर्सीज नहीं थी उस समय? कितना मीडिया में हुआ करता था, कितना उन लोगों को पॉलिटिकली भी इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर हिज सर्वाइवल। हाँ हाँ, मतलब ये उसी समय की बात है। अच्छा। उनको अमेरिका जाना पड़ा, अमेरिका से वापस ही आए थे वो, फिर थैलियम पॉइजनिंग हुई, फिर उनकी डेथ हुई, ये सब कुछ हुआ, उनके जीवन में भी सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं है मतलब हम सोचें कि बड़ा हंकी डोरी था उनका, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर हिम, बट द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ, दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम। इतना सब कुछ होते हुए 63 कंट्रीज़ ने बैन किया था उनको, बेचारे कभी इस कंट्री से उस कंट्री, इस कंट्री से उस कंट्री। वो ठीक है, वो पॉलिटिकली वो कहानियाँ अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने स्थिर थे। ही वॉज सो स्टेबल, he still had that smile on his face. He would still read his books. He would still have his beautiful cup of tea. He would still sit in the garden. He would still look at the birds. He would still look at the bamboos and the trees of Koregaon Park. And he would still smile at the whole audience. And he was still उसी spirit में, उसी energy के साथ वो बात करते थे लोगों के साथ, जबकि इतना कुछ हो रहा था उनकी ज़िंदगी में। This is something which I picked up from there. And this is something मास्टर ने हमें सिखाया। I have no words. Then at some point your life with planting trees begins, और आप फिर मुनीम चालू करते हो और कई करोड़ों, 2-2.5 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख पेड़ आप लगाते हो। जब आप ये सब पेड़ लगाने जाते हो या लगाने जाते थे हिस्टोरिकली, इफ यू लुक एट इट, did you at some point read books on plants or trees, acquire, जैसे एक सलीम अली मशहूर इंडिया के बर्डर रहे हैं, जी जी जी, हम उनकी किताबें आती हैं बर्ड्स के ऊपर, जो हम पहले बात कर रहे थे ऑफ कैमरा। इट सीम्स टू मी दैट व्हेन यू वांट टू नो कि ये प्लांट की स्पीशीज कौन सी है, यू वॉक इनटू द वर्ल्ड, आप किसी से लोकली पूछते हो, देन आप चार्ल्स डार्विन पढ़ो या कोई और पढ़ो, आप फिर 2 and 2 जोड़ो, राइट। एक्वायरिंग एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली प्लांट्स बट वातावरण कैसे काम करता है, कहाँ कौन सी हवा है, कौन सी मिट्टी है। आई डोंट थिंक ये एग्रीकल्चरल साइंस के स्टूडेंट्स भी जो थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं वो सीख सकते हैं। नहीं होता। What gave you this approach to be out in the world and learn all of this? I was a voracious reader. मैं जब मार्केट में जाता था, मैं ये नहीं देखता था मैं कौन सी किताब उठा रहा हूँ, जिसका कवर अच्छा लगता था। और मैं ऐसे ना, मुझे एक आदत है, मैं चीज़ों को सूंघता हूँ। अगर मुझे अच्छी लगती है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है, तो वो किताब उठा लेता हूँ। पुरानी किताबें बहुत उठाते हो क्या आप? बहुत ज़्यादा, डॉस्टोवेस्की की, टॉल्स्टॉय की, मार्क्सियन कैपिटलिज्म पे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था। फिर बाद में बॉटनी की किताबें बाय द किलो, जैसे दरियागंज। बाय द किलो, सो यू आर बाइंग फ्रॉम सेकंड हैंड स्टोर्स? जी 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 जी। मैं नई किताबें बहुत कम खरीदता हूँ। अब कभी कभी एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं तो टाइम पास करने के लिए थोड़ा जाके वहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा मतलब वो मेरे को रोमांटिक आइडिया लगता है कि आई गो टू अ ओल्ड शॉप, जैसे शंकर मार्केट में दिल्ली में, यहाँ पर एक पिकैडली करके एक है, उसकी बड़ी पुरानी ऐसे डिसेबल्ड सी किताबें होती हैं, वहाँ पर ढेर लगा होता है। तो आई जस्ट पिकअप रैंडम उठा के, मैं कहता हूँ तोल दो उसको, कितना जितने की है। अब दरियागंज जाइए तो वहाँ 400 रुपये किलो भी है, 200 रुपये किलो किताबें भी हैं, 100 रुपये किलो किताबें भी हैं, कॉफ़ी टेबल बुक्स भी हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या है, बस मेरा ये है कि मेरे बाइक पे, स्कूटर पे जितनी भी जगह है, जितने भी 7-8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, जितनी किताबें आ सकती हैं मैं उठा के ले आता हूँ। कुछ को मैं 90% पढ़ता हूँ। ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहता मैं 100% किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन भाव के हिसाब से, फील के हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है। तो क्या होता है मेरा ये मानना है कि आप एक चीज़ को
समझना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ उस चीज़ को आप पढ़े के तो आपको समझ आएगी, जी, उसके आसपास की भी जो चीज़ें हैं अगर आप उनको भी टच कर जाते हैं तो एक बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग आती है. सो रीडिंग आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी, यंगस्टर्स को भी समझाता हूँ कि रीडिंग एंड ट्रैवलिंग दो चीज़ें. रीडिंग एंड ट्रैवलिंग, यू नो, दिस इज़ समथिंग विच मेक्स अ मैन रियली गो फॉर इट. और जहाँ तक स्पीसीज़ की बात है और मेरे अपने काम की बात है जो द नेचुरल वर्ल्ड है जो मैंने बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री से पिकअप की. नेशनल ज्योग्राफिक मेरा पास टाइम, माय फेवरेट. अगर मेरे को एक अच्छा कप चाय हो, अगर मुझे रिलैक्स करना है तो आई विल गो फॉर एनिमल प्लैनेट, यू नो, आई विल गो फॉर डिस्कवरी, आई विल गो फॉर नेचुरल, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक है, वाइल्ड है तो सिलेक्टेड कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखूंगा. एनिमल्स के ऊपर देखते हैं. जब आप वाइल्ड लाइफ को भी समझते हैं तो आपको उनको किस तरह का वेटलैंड चाहिए, उनको किस तरह का ग्रास लैंड चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं आपको. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स गूगल इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गो टू, यू नो, जो आपको डाउट्स होते हैं, कुछ होते हैं. लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो मुझे लगता है 90% मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो प्रैक्टिकल वर्क से बनी है. और जब आप काम कर रहे होते हैं, आप गांव में काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं पंचायतों में. तो कोई चौधरी साहब आ जाएंगे, चचा आ जाएंगे, अरे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो. तो सीखते रहना चाहिए. इवन टुडे आई थिंक वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स, मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जब जाता हूँ मैं हमेशा उनको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर वो समझ सकें, इज़ आई एम अ गुड स्टूडेंट. I was always a good student. I was a good student in college, in school. I was always the favorite of my teachers. I was favorite of Osho also. I was, you know, so वो हमेशा कहते थे, you're a very good student. You know, तुम बहुत ध्यान से सुनते हो, बहुत ध्यान से सुनते हो. बाकी लोग भावुक हो जाते हैं, उठ के डांस करना शुरू कर देते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम एक टक ऐसे करके मुझे सुनते रहते हो. सो एक कनेक्ट होता है एक अंडरस्टैंडिंग का जैसे. सो एक भूख थी समझने की. सो नेचुरल वर्ल्ड की भी है, उसी तरह से एनवायरनमेंट की, एयर वाटर सॉइल की है. अगर सॉइल है तो सॉइल की केमिस्ट्री क्या है, तो थोड़ी आपको केमिस्ट्री की भी समझ होनी चाहिए, फिज़िक्स की समझ होनी थी, थोड़ी साइंस, थोड़ी लिटरेचर. ज़िंदगी तो पोइट्री है, ज़िंदगी एक पोइट्री है विच कम्स आउट ऑफ साइंस, है ना. हर चीज़ एक केमिस्ट्री है. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना. एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ केमिस्ट्री. चाहे ये ब्रह्मांड है, कॉस्मॉस है, प्लैनेट है, आपके पानी है, आपके ओशंस हैं, आपकी मिट्टी है, आपका हवा, कुछ भी ले लो, लाइफ प्रोसेस है, बायो जो आपके अंदर चल रहा है, आपकी फिजियोलॉजी है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका हार्मोन्स इधर से उधर होता है, आप पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं. ब्रेन के वो जो कहते हैं ना, ब्रेन में लोचा है, ब्रेन का कुछ नहीं है. इट इज़ केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री है. फार्मेसी पूरी केमिस्ट्री है. अगर आप मेडिसिन भी इसीलिए लेते हैं ताकि वो आप ब्रेन की केमिस्ट्री ठीक कर दें, लिवर की केमिस्ट्री ठीक कर दें, आप कार्डियक केमिस्ट्री ठीक कर दें, पल्मोनरी एरिया की केमिस्ट्री ठीक कर दें. सो मैं सब लोगों से कहता हूँ कि दुनिया बहुत सुंदर है, सब कुछ पढ़ो, जो मज़ा आता है बस पढ़ो. लोग कहते हैं किस तरह की बुक्स पढ़ें. मैंने कहा भाई जो किताब अच्छी लगे, जैसी अच्छी लगे पढ़ो. मैं गार्डनिंग में भी लोगों को बोलता हूँ. लोग कहते हैं अच्छा मैं हम कौन से पौधे लें. मैं कहा जाओ नर्सरी में जाओ, साइलेंटली खड़े हो, कौन सा प्लांट अपील कर रहा है, कौन पुकार रहा है, कौन सा गमला पुकार रहा है तुम्हें, उसको उठाओ, पैसे दो और घर ले आओ. लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि यार आपके जैसा वी डोंट फील एज डीपली फॉर द प्लांट्स, वी डोंट, हमें उसके अंदर वो प्लांट गॉड की स्पिरिट नहीं दिख रही है. वी आर लाइक, यू नो, पीपल ऑफन अप्रोच इट फ्रॉम अ वेरी रुकी पर्सपेक्टिव, सो दैट्स व्हाई दे नीड हेल्प. इट्स ओके. लेकिन मेरा ये मानना है द राइट थिंग्स हैव टू बी टोल्ड टू पीपल, यू हैव टू कम्युनिकेट. मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप क्या है, आप यू नो आपको 40-46 साल हो गए हैं, पौधों के ऊपर ही बोलते जा रहे हैं, नेचुरल वर्ल्ड पे बोल रहे हैं. कभी किसी को बोलते हैं पानी बचाओ, किसी को बोलते हैं मिट्टी का करो, उसको कहते हैं खेती बाड़ी का करो, ये करो वो करो. मैंने कहा ये भी चीज़ मैंने अपने मास्टर से, आचार्य जी से सीखी. कितने लोग आते थे वहाँ, मुझे भी पता था. जब वो संगत चल रही होती थी, सत्संग चल रहा होता था, जब वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते थे, हार्डली 2% ऑफ द पीपल, और सीक्रेटली वो बोलते भी थे
अपने अलग से, कहते हैं कि 98% जो होता है प्लैनेट पे, जो लोग है, पॉपुलेशन है, वो बफर है. बफर इज इक्वल टू डफर. ठीक है. 2% लोग होते हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं. 2% लोग होते हैं. 2% से दुनिया, पूरा ब्रह्मांड चलता है. तो अब तुम उस 2% में हो या नहीं, ये अब तुम चुन लो. ठीक है. सो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मतलब हम लोगों को भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको उस 2% में आना पड़ेगा. इफ़ यू रियली वांट टू ब्रिंग मीनिंग टू लाइफ, यू नो. वैसे तो सभी पैदा होते हैं और सभी मरते हैं, सभी शादी करते हैं, सभी भी कोई नौकरी करेंगे, कोई टाई पहन के ऑफिस जाएगा, 30 साल वहाँ रगड़े खाएगा, फिर उसके बाद पेंशन लेगा और उसके बाद एक दिन मर जाएगा. हैव यू रियली डन एनीथिंग मीनिंगफुल? एंड हैव यू रियली, और जब तक आप मीनिंगफुल नहीं करेंगे आप कभी खुश नहीं रह सकते. And what about the feelings of sacrifice and starving yourself for a certain kind of glory? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आप हसल कल्चर और रैट रेस पे बात कर रहे थे. आप शोभा राणा के पॉडकास्ट पे कहते शायद. जी. यार, आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, आई एम समवन हु कांट हेल्प माय नेचर ऑफ बीइंग एम्बिशियस. हो सकता है कि इट्स माय ईगो कमिंग इन और मैं आई एम यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज, बट मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर ऑल वर्कहॉलिक्स. वो काम करने का बहुत शौक है. शौक भी नहीं है तो उनको लगता है कि भाई ये तपस्या है, इसमें तपना पड़ेगा अगर ग्रेट बनना है. सो आई सी इन माई जनरेशन वेरी वेरी स्टेटस ओरिएंटेड. हमें बड़ा आदमी बनना है, तुरंत बनना है, और वो करने के लिए अगर जान भी जाए तो वर्थ इट है. अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ. बताइए. जैसे आचार्य जी हमें समझाते थे, मैं भी 10-10, 12-12 घंटे बैठ के खड्डे खोदना, पानी डालने जाना, गाय भैंस बकरी से पौधों को बचाना, कभी फेंसिंग करना, इमोशनल हो जाना, मेरा वो पेड़ कट गया, मेरा ये हो गया, वो गया. रिमेंबर वन थिंग, वर्क इज मेडिटेशन. So there is nothing like workaholic, there is nothing like sacrifice, there is nothing like that. If you enjoy your work, it doesn't mean you are ambitious. If you are enjoying your work and you are going in a certain direction, और उसमें आपको उन्नति मिल रही है, उसमें आपको हाई मिल रहा है, उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, उसमें आपको स्टेटस मिल रहा है, या आपको ऑनर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिकग्निशन, It's okay, so long as you are enjoying it. दिक्कत तब आती है इंसान को जब उसकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू होती है, जब वो स्ट्रेस में आ जाता है अपने काम को लेके, और सेल्फ डाउट में आ जाता है कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. वो हॉपिंग शुरू कर देगा, इधर से उधर जाएगा, कभी इस बिज़नेस में, कभी उस बिज़नेस में. मैं देखता हूँ ना बहुत लोगों को. मैं नहीं मानता कि एम्बिशियस लोगों की इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है. अगर आप एक काम करते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट का काम है, चाहे पेंटिंग का काम है, चाहे सिंगिंग का काम है, कोई भी काम है दुनिया में, कोई भी काम है, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको उसमें दिन रात का पता ही नहीं है, आप देयर इज़ समथिंग, एक लुकिंग फॉरवर्ड टू है. आप सुबह उठते हैं, यू जंप आउट ऑफ द बेड, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. आई थिंक यू आर सॉर्टेड आउट. ज़िंदगी में और क्या है? बाकी तो वो तो बाय द वे चीज़ें हैं कि आपके बैंक में इतने पैसे आ गए, वो तो बाय द वे चीज़ें हैं कि आपको बड़ी गाड़ी मिल गई, बड़ा घर मिल गया. जो असल चीज़ है, वो जो खुशी है काम की, वही तो असली चीज़ है. कहते हैं ना, प्यार भी है, तो अगर तुम्हें प्रेम करने में, लव करने में, फ्लर्ट करने में, किसी भी चीज़ में अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो इट इज़ जस्टिफाइड. क्योंकि हम कोई भी चीज़ खुल के नहीं करते. मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि हम अपने आप को एक्सपैंड ही नहीं होने देते. हम इतने ज़्यादा अपने आप को शील्ड करके चलेंगे. क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या चलता है? दुनियादारी. दिमाग में क्या चलता है? वो क्या सोचेगा. दिमाग में कैलकुलेशन. एक तो 3 चीज़ हैं, कैलकुलेशन, कंपैरिजन और हमेशा कंपटीशन. हाँ, कंपटीशन. और पीयर प्रेशर बहुत रहता है आपके साथ के, आपके एज के लोग. अभी जैसे आपने कहा कि मेरे आसपास के लोग जो हैं वो भी बड़े एम्बिशियस हैं, वर्कहॉलिक्स हैं. सो मेरा थोड़ा सा इस तरह से सोचना है
it is good that the planet has workaholic people. It is good that the planet has ambitious people. It is good that the planet has hardworking people. Unhappy people नहीं होने चाहिए. बस. Yeah, there are plenty of unhappy millionaires, plenty of unhappy workaholics, plenty of people who do it because some entrepreneur who has been miserably unhappy is now giving the मुगली गुट्टी कि आप भी यही चीज़ करो और दुखी रह के रहो तो ही बात है. हाँ, तो वो जो चीज़ है वो एक बड़ी सटल सी मतलब डिफरेंस होता है. आई थिंक उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को पकड़ना वही तो असली ज़िंदगी है. आपने प्लैनेट की बात करी. बिफोर हम ऑफ कैमरा बैठ के बात कर रहे थे कि when I was in the US, I saw many conservatives talk about that climate change is not real. Climate change एक hoax है. उस तरफ एक आपके पास liberal side है, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, which believes that the planet is fundamentally in danger, the planet has always been in danger, and the planet is doomed forever, right? Then you, in your videos and subsequent interviews, have said that do not think about climate change at all. This is coming from someone जो दिन भर पेड़ पौधे लगाते हैं, जिन्होंने वृक्षारोपण पे या फिर पौधों को लगाने में अपना जीवन समर्पित कर रखा है. टू हैव दैट कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट वाज अम्यूजिंग टू मी. हाँ, क्योंकि देखो ना, आप देखिए इसको भी एक स्पिरिचुअली आप समझिए. आप प्रकृति का जो प्रकोप है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड दिस इज़ वेयर द ह्यूमन रेस इज़ गोइंग रॉन्ग, है ना. हमने पिछले 200-300 साल जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी हुई है, यूरोप से वेस्ट से आई हैं ये चीज़ें. ओरिएंट में क्या है, ओरिएंटल जो एक थॉट प्रोसेस हमेशा रहा है, इट इज़ इन सिंक विद नेचर. दैट्स ट्रू. और ये जो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज, आज हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात होती हैं, कार्बन क्रेडिट्स की बात होती है. अब तो एक तरीके का दलाल स्ट्रीट हो गया, एक तरीके का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया. कार्बन के ऊपर भी लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, उसको भी शेयर मार्केट. हाँ, अब बहुत बड़ी शेयर बिजनेस स्टार्ट होने वाला है कार्बन को लेके. अब मनुष्य के दिमाग का तो कोई उसका तो कोई एंड ही नहीं है. If the world has to come to an end, it will come to an end. I think that is not the point, and this is where we are missing the point. आप अपने जीवन में, हमारी जीवन रेखा जो है, हमारी जीवन की जो शेल्फ लाइफ है, दैट्स अबाउट 70 to 80 years. आप ये देखो कि आज मैं अपनी धरती को और सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, उसको और प्रदूषण से बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना एयर वाटर सॉइल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. आई थिंक अगर आप अपने आप को लिमिट करो उस एक्शन पॉइंट्स के ऊपर, उन एक्शंस के ऊपर, प्रॉब्लम भी जल्दी जल्दी सॉल्व होगी, सोल्यूशन भी निकलेंगे, आप भी बड़े पीसफुल रहोगे, आप भी एट पीस रहोगे. और ये जो एक खामोखां की कॉन्वर्जेशन चल रही है, ये खामोखां की कॉन्वर्जेशन है. COP26 हो रहा है, COP28 हो रहा है. अगर हर कंट्री, हर सिटीज़न अपना दायित्व समझे, अपनी ड्यूटी करे कि मुझे अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट अपना कम रखना है. भाई मुझे डिस्पोजेबल्स ना यूज़ करके मैं ग्लास यूज़ करूँ, मैं स्टील की बॉटल यूज़ करूँ. मैं छोटी सी एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, गाड़ियाँ भी चाहिए, और गाड़ियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए आपके पास. लेकिन अगर आप स्कूटर और मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, वहाँ भी कर लीजिए, थोड़ा पेट्रोल बचा लीजिए. अगर वो भी कर रहे हो तो आप साइकिल यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप अपना वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा आप मेट्रो यूज़ कर लीजिए. सो इट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस. आप इंटेलिजेंस को मौका तो दो आपको गाइड करने के लिए, है ना. और बहुत ज़्यादा देखो, एक बात बताऊं, सारी प्रॉब्लम भीड़ की है. हम भीड़ के साथ चलते हैं, वी गो विद द क्राउड. वो सोच रहे हैं, चल पड़े. उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने कुछ कहा, हम उसके पीछे चल पड़े. हम अकेले बैठ के अपनी इंटेलिजेंस को, अपने दिमाग को उतनी स्पेस ही नहीं दे रहे, उतना मौका ही नहीं दे रहे कि वो ठीक से क्रिस्टल क्लियर सोच सके कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. तो भीड़ कह रही है तो चल पड़ते हैं. अभी प्लास्टिक के ऊपर ही इतनी बातें होती हैं. भाई सिंपल सी चीज़ है, आइदर बैन इट और बर्न इट. ठीक है, या तो तुम बैन कर दो उस चीज़ को. ये रिसाइकलिंग क्या चीज़ होती है भाई? आप कैसे रिसाइकल कर सकते हो? प्लास्टिक को आप सिर्फ एड्रेस बदल रहे हो,
समझो इस चीज़ को। I did not know that. प्लास्टिक आप सिर्फ आपने यहाँ सेग्रीगेशन की, उसने उठा के बोलेरो में डाल दी, उसने उठा के टेम्पो में डाल दी, दूसरा एजेंसी आई उसने उठा के बड़े डंपर में डाल दी, तीसरी एजेंसी आई डंपर से डाल के उसने लैंडफिल में डाल दी, वो वहाँ पड़ा हुआ सड़ रहा है। आप उत्तराखंड जाइए, वहाँ माउंटेन्स ऑफ बिस्लरी बॉटल्स, माउंटेन्स ऑफ ये प्लास्टिक रैपर्स जो हैं उसके हैं। क्या कर लोगे? वो उठा के नाले में फेंकते हैं, नाले में जब पानी आता है वो जाके नदी में घुस जाता है, वो बेड में पड़ा रहता है, फिर कहीं खिसकता हुआ वो कहीं समुद्र में जाके विलीन हो जाएगा। यू कांट मूव इट आउट ऑफ द प्लैनेट, सो आइदर बैन इट और यू बर्न इट, इंसेनरेट इट। अगर पहले बात तो बैन होना चाहिए, है ना, धीरे धीरे बैन कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली आप कर दें। एक प्रॉपर तरीके से उसको, एक साइंटिफिक तरीके से कुछ अच्छे एक्सपर्ट कमेटीज़ बनाइए कि हाउ कैन वी डू अवे विद द प्लास्टिक। क्योंकि जब तक प्लास्टिक सॉइल में है आप लैंड रेनोवेशन नहीं कर सकते, लैंड को आप ठीक नहीं कर सकते, लैंड को रिस्टोर नहीं कर सकते। इस बार की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो पूरी थीम है वो लैंड रेस्टोरेशन पे है। हाउ कैन यू रिस्टोर अ पीस ऑफ लैंड विदाउट मूविंग आउट द प्लास्टिक्स फ्रॉम द माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ओशंस में इतने प्लास्टिक हैं, यू मस्ट बी सीइंग सो मेनी वीडियोज एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। आप आंख बंद करके अगर ध्यान से सोचो, इट इज़ आइदर बर्न इट और बैन इट। यू बैन इट, या तो गवर्नमेंट उसको कम्प्लीटली बैन करे या उसको फिर तरीके बताओ कि उसको इंसेनरेट कैसे करें। आप तो सिर्फ प्लास्टिक का एड्रेस बदल रहे हो, उसको कभी बोतलों में डाल देते हो, उसका कभी सड़क बना देते हो, उसकी आप बेंच बना देते हो उसका। ठीक है, दिस इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, रिसाइकलिंग करके उसको करें। प्लास्टिक तो नहीं जा रहा ना कहीं, प्लास्टिक तो वहीं का वहीं है। ये तो बेसिक केमिस्ट्री बना दिया वाटर साइकिल की तरह, इट्स जस्ट रोमिंग अराउंड। हाँ, उसको प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हो? जो जहर है ये तो वही हो ना, केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया है, डीएपी है, ये आप जहर के साथ जीडीपी थोड़ा ना बढ़ा सकते हो, जहर के साथ इकोनॉमी थोड़ा ना चला सकते हो। पर इसके ऊपर एक बड़ा, आई थिंक इट्स अ वैलिड आर्गुमेंट, आई डोंट नो टू मच अबाउट इट, सो आई विल पुट इट फोर्थ टू यू। Many Western countries have achieved highest quality of life, clean roads, you know, बड़े बड़े घर, आपको सारे के सारे वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस मिलते हैं, 401k मिलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। Many countries have achieved it. Yes. Now these countries are in agreements, various kinds of trade deals and agreements with countries like India and China, Brazil. तो वो लोग हमारी तरफ फिंगर पॉइंट करते और बोलते हैं कि आप तो बहुत कार्बन एमिशंस करते हो। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं दुनिया की, आई थिंक अ फ्यू अदर्स आर इन लाइक पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, एंड दीज कंट्रीज से बट लाइक वी वांट टू ग्रो, हमें जीडीपी बढ़ानी है, वी आल्सो वांट टू बी डेवलप्ड लाइक यू, सो वी हैव टू, हमारे को फैक्ट्रियाँ भी लगानी पड़ेंगी, धुआं भी करना पड़ेगा, अपनी ऐसी तैसी भी करानी पड़ेगी, बिकॉज वी वांट टू ग्रो। एंड ये जो सस्टेनेबिलिटी की बातचीत है ये इंडिया में अप्लाई नहीं कर पाती। पीपल ट्राई but the green initiatives fail here. What would you say to that? हम भीड़ का हिस्सा होना चाह रहे हैं, है ना, वो बात कर रहे हैं तो हम जाके बैठ जाते हैं उनके साथ बात करने के लिए। क्यों बात कर रहे हैं भाई? अच्छा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। भूटान को क्यों नहीं कह पाते वो लोग, और भूटान क्यों नहीं जाता इन कॉन्फ्रेंसेस में? ज़रूरत नहीं है। It's geopolitically not that relevant as a country. Exactly. Why do you want to be relevant? आप अपने आप को संभालो, अपने आप को ठीक करो, अपनी नदियों को ठीक करो, अपनी मिट्टी को ठीक करो, अपनी हवा को ठीक करो, मस्त रहो। यू आर पार्ट ऑफ दिस थिंग। आप इतने कॉन्फिडेंट रहो। क्यों हर कॉन्फ्रेंस में चल पड़ते हो कोई कागज़ साइन करने के लिए, फिर उनकी गालियाँ सुनते हो, फिर आते हो, फिर रोते हो, फिर चल पड़ते हो अगली कॉन्फ्रेंस में? क्यों जाते हो भाई? नहीं, मैं एक बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। मैं तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कभी हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई मिलते हैं, हम तो सीधा मुँह पे बोलते हैं उनको, क्यों जाते हो भाई? उतनी एनर्जी, उतना पैसा तुम अपनी चीज़ों को पुट योर हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं हम जैविक फार्मिंग कर सकते हैं? क्यों हम अपनी नॉन केमिकल फार्मिंग क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों नहीं हम प्रोग्रेस कर सकते? क्यों नहीं हम अपनी हेल्थ पे काम कर सकते? क्यों नहीं हम अपनी एजुकेशन पे काम कर सकते? एजुकेशन सिर्फ ABCD नहीं होती है, एजुकेशन में ये भी हैं, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज भी आते हैं। एजुकेशन में आपका नेचुरल वर्ल्ड भी आता है। एजुकेशन में आप अपने पानी को संरक्षण कैसे करेंगे वो भी एजुकेशन है। आप बच्चों को सिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ, वही हमारे, क्योंकि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वही तो आपका फ्यूचर IAS ऑफिसर है, वही आपका DFO है, वही आपका SDO बनेगा, वही आपका SDM बनेगा, वही आपका DM बनेगा, कलेक्टर बनेगा, वही आदमी कमिश्नर बनेगा कल बड़ा होके। तो उसको जब तक बचपन में नहीं आप सिखाओगे वो सब चीज़ें,
वो संस्कार उसको देने पड़ेंगे। भूटान के अगेंस्ट ना कोई देश आप देखोगे कभी कोई बात करता है, और ना ही भूटान कभी किसी के बारे में बात करता है। वो मस्त हैं, वो अपना उनको मालूम है हम अपने टूरिज़्म से ये करते हैं, हम अपना फॉरेस्ट है 72% उन्होंने अपना फॉरेस्ट एरिया रखा हुआ है, उनका अपना कल्चर है। It's also one of the happiest countries in the world. हैप्पीएस्ट कंट्रीज, And I can't believe they're our neighbor and we're so miserable. हाँ, सेम केस विद स्वीडन। Yeah. हम अभी गए थे तो खैर मैं तो नेदरलैंड्स गया था, तो लेकिन जितना हम पढ़ते हैं समझते हैं जो भी, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख लो, मस्त हैं वो लोग, अपना Highest ठीक happiness है, levels. अपना वो ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड को रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को अपना, दे मेक एन एफर्ट, कम्युनिटी कम्स टुगेदर टू सेव अ स्मॉल ग्रीन स्पेस ऑल्सो। तो वो चीज़ों को हमें करना। हम पता क्या, हम आंकड़ों में चले गए हैं, हम एक एक्सेल शीट बना के बैठे हैं, हाँ जी इतने परसेंटेज ये होना चाहिए, इतने परसेंटेज है, इतने परसेंट कार्बन एमिशंस हैं, उस परसेंटेज को बढ़ा, एक बड़ी स्पेक्युलेटिव, एक बड़ी ड्रीम वर्ल्ड में हम घूमते जा रहे हैं। think there are lots of think tanks working on energy, environment, water. वो यही तो करते हैं, they make reports. ठीक है, इट्स अ गुड बिजनेस, हाँ इट्स अ गुड बिजनेस, ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड फिर उसमें सर्विस टैक्स भी जाता But है। I can tell you for a fact, I've met these think tanks. None of these people have actually been inside a forest or an area. एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। भाई आप एग्रीकल्चर साइंसेज एक यूनिवर्सिटी में बैठ के आप जो मर्जी आप पीएचडी कर लीजिए, अगर आपने खेती बाड़ी ही नहीं की, आपको पता ही नहीं गाजर और मूली में फ़र्क क्या है, आपको पता ही नहीं मेड़ पे कौन सी चीज़ लगेगी, नीचे कौन सी चीज़ लगेगी और ऊपर क्या चीज़ लगेगी, आपको पता ही नहीं है फ्रूटिंग टाइम कितना होता है, 3 महीने में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, बरसात में क्या लगेगा, सर्दी में क्या लगेगा, उसमें जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं मालूम है। आज जो एनवायरनमेंट के ऊपर सारी बातें करते हैं, अब लद्दाख पे ही ले लीजिए आप, ठीक है, लद्दाख पे अभी सोनम वांगचुक जी बेचारे वो अपना जो भी आंदोलन चला रहे हैं, जैसे इट मेक्स टोटल सेंस, मुझे तो है, Of course. मुझे नहीं पता बाकी दुनिया क्या सोचती है। बहुत लोग बोलते हैं अरे वो ऐसे है वैसे, मैंने कहा 1 मिनट, कभी लद्दाख गए हो, कभी जाके देखा है, तुम्हें पता भी है मनाली के आगे रोहतांग है, रोहतांग के आगे किलोंग है, किलोंग के आगे स्थिनगिरी है, स्थिनगिरी के आगे स्पीति वैली आती है, मालूम भी है कोल्ड डेजर्ट किसको बोलते हैं, मालूम भी है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर घास का तिनका भी नहीं है, क्या तुमको मालूम है वहाँ पर ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, क्या मालूम है गोचर ज़मीनें क्या होती हैं, ग्रेजिंग लैंड्स क्या होते हैं, कैसे वो अपने याक के ऊपर पूरी इकॉनमी चलाते हैं, कैसे वो शीप और गोट्स के ऊपर। जब आप गए ही नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मैं बार बार मैं सब लोगों को, पॉपुलेशंस को बोलता हूँ, फील्ड एक्सपीरियंस। आप जब तक आप फील्ड पे जाओगे ही नहीं, आप काम ही नहीं करोगे, आप वहाँ पर होगे ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ रीडिंग एंड ट्रैवलिंग। तो अभी भी मैं यंगस्टर्स को, मैं अभी कुछ कॉलेजेस में गया था, मैं सबको कोशिश कर रहा था कि इस समर वेकेशंस में द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ, गो टू लद्दाख। आप देखो, एक्चुअली देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्या डिजास्टर्स हो रहे हैं, What is कैसे happening? ग्लेशियर। Because I'm excuse my ignorance, मैं लेह लद्दाख गया था 2018 के अंदर, had a great time there. Rode bikes across लेह लद्दाख, बहुत मजा आया वहाँ, मैंने बाइक चलानी सीखी। But I'm not aware of what ecological imbalance or critical state it is in. अभी फिर भी ठीक है। जो पूरा सोनम वांगचुक जी जो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने वहाँ इस तरह से प्राइवेट पार्टीज़ को बुलाया, रिजॉर्ट्स बनाने शुरू किए, होटल इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, भाई ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स रेवेन्यू चाहिए, लेकिन आप पूरे बैलेंस को ख़राब कर देंगे। चाहे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, रणथंबोर हो, अगर आप वहाँ पर जाके 50 रिजॉर्ट बना दोगे तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है वहाँ पे। अब वो हम माने या ना माने कि हिलता है नहीं हिलता है, वो ठीक है, आप आपस में लोग आर्गूमेंट करते रहें, डिस्कशंस करते रहें, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ कि प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी वेरी इको सेंसिटिव एरिया, यहाँ पर खामोखा की एक्टिविटी मत कीजिए। एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में टूरिज़्म भी करना है तो बड़े कायदे से होना चाहिए। अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ भूटान एंड जापान। जापान ने सब किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी की, टेक्नोलॉजी में भी अव्वल नंबर पे रहे, मैन्युफैक्चरिंग में अव्वल नंबर रहे, चाहे वो 2 व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल्स, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एआई नंबर 1 रहे। लेकिन आप आज भी जापान जाइए, इतना सूदिंग है, वो अपने गार्डन से लेके अपने फॉरेस्ट, अपने वाइल्ड लाइफ से लेके अपने झरने, अपनी नदियों से लेके अपनी लेक,
किस तरह से संजो के रखते हैं वो, उसी तरह से भूटान है। दे आर वेरी हैप्पी पीपल, दे आर वेरी हैप्पी पीपल। उनकी लाइफ देखिए, ब्लू जोन्स जो बोलते हैं हम ग्लोबली, राइट, ओकिनावा इन जापान, मेनी अदर आपका प्लेसेस इन द है वर्ल्ड। ना। सो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। प्रकृति को अगर आप ठीक रखेंगे तभी आप ठीक रहेंगे, बिकॉज अवर हेल्थ, अवर फिजियोलॉजी, अवर साइकोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर अराउंड अस। Many of my friends, many people in this generation live in square boxes, apartments, जो नीड्स हैं मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं। दिल्ली इस सेंस में बहुत अच्छा है कि दिल्ली के अंदर फिर भी ग्रीनरी आपको दिख जाती है, एक्सपेंस होता है। जी, मैं रिसेंटली मुंबई मूव कर रहा हूँ, बांद्रा वेस्ट के अंदर 3 या 4 पार्क्स हैं उस एरिया के अंदर। वहाँ एक जॉगर्स पार्क है। जॉगर्स पार्क के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर जितने लोग उसके अंदर वॉक रन कर रहे होते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड टू जस्ट लाई डाउन ऑन। इट इज़ सो कंस्ट्रेन्ड। समुंदर के पास आप जाते हो, सिर्फ पत्थर है बैठने के लिए, जी, सामने भी ऑयल रिफाइनरीज वगैरह सब कुछ आ गई। करेक्ट करेक्ट। इन मुंबई एंड इन अदर प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन है, लोग क्या कर सकते हैं टू बी क्लोज टू एनवायरमेंट? डू दे नीड टू लाइक फॉलो अ रेजिमेन वेयर टू काउंटरैक्ट द बैड इफेक्ट्स ऑफ अर्बन लाइफ they go out in the wilderness for 2-3 days just to do some forest bathing and reset themselves? Because ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये इंडिया अब शाइन कर रहा है, नंबर 1 पर जाएगा, ये स्टोरी भी इनएविटेबल है। इस चक्कर में पूरा मुंबई रीडेवलप हो रहा है, पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन है। सेम फॉर दिल्ली, दिल्ली has got better and better and better. Delhi does a very good job with parks, no doubt. But even then, Delhi सर्दी आते ही सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। ऑड इवन की एक अजीब सी चीज़ चलती है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स हेल्पफुल एट ऑल. So our biggest cities are very, very contaminated. We can't necessarily move out. Not everyone has the know-how of running a farm or living a slower life. लोगों को पसंद है थोड़ा chaos, थोड़े nervousness के बीचों बीच economic centers में रहें. What can they do as a balm to counteract this? Beautiful question. You know, all the Scandinavian countries के जो prime ministers हैं, उनके जो environment के ministers, उनके जो education minister, अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें, कहीं ना कहीं दे हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन एनवायरनमेंट। न्यूजीलैंड की जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी किसी ज़माने में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हुआ करती थी, जासिंदा forgot लास्ट नेम, है ना। आप ऑस्ट्रेलिया की भी पॉलिटिकल क्लास देख लीजिए, ठीक। हमारी कंट्री में, आई एम टॉकिंग वेरी स्पेसिफिक, वेरी सिंपल थिंग, जब तक आप पॉलिटिशियन को एजुकेट नहीं करेंगे, सर कुछ नहीं हो सकता। अगर पॉलिटिशियन एजुकेटेड होगा, एजुकेशन इन द सेंस उसको नेचुरल वर्ल्ड, उसको एयर वाटर सॉइल फार्मिंग, ये मतलब उसकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, उसका ये नहीं होता कि हर बात पे पैसा कमाना, हर बात पे टैक्स कमाना, हर बात में रेवेन्यू, हर बात पे जीडीपी। फिर तो करते रहो जो करना है फिर ठीक है। एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग नंबर 1 होंगे जीडीपी में, और नंबर 192 होंगे हेल्थ में और सेहत में अपने। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल लीडरशिप। द होल आर्मी डिपेंड्स ऑन योर चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। जैसा जनरल वैसी उसकी फौज, जैसा राजा वैसे उसकी प्रजा। अगर आप धंधे की बात करोगे, पूरा देश धंधा करेगा। आप जीडीपी की बात करोगे, पूरा देश जीडीपी की बात करेगा। आप ऊपर से बैठ के हेल्थ और एजुकेशन की बात करेंगे, पूरा देश हेल्थ और एजुकेशन की बात करेगा। आप, दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लाइफ, जो मांगोगे वो मिलेगा। परमात्मा बहुत दयालु है, ये प्रकृति बड़ी प्यारी है, जो मांगोगे वो मिलेगा। पहले ये तो सोचो मांग क्या रहे हो। अगर मैं मांगता हूँ मुझे पेड़ पौधे चाहिए, मुझे हरियाली चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे अच्छी सेहत चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ा इतना पैसा हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए 3, है ना, थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए हो, ड्राइवर को सैलरी देने के लिए हो, थोड़ा कभी कभी कपड़े नए पहन लिए, कभी कंफर्टेबल लाइफ मिलेगा, परमात्मा देगा आपको। उसी तरह से देश क्या मांग रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मांग क्या रहे हैं, हम मांग ही नहीं रहे।
कभी कभी आपने पॉलिटिकल नैरेटिव देखा है हमारे देश में कि कोई नदियों पे बात कर रहा हो, बिल्कुल कोई खलियानों पे बात कर रहा हो, कोई जैविक फार्मिंग पे बात कर रहा हो, कोई लाइव, मतलब हम बात ही नहीं करते। हम बात क्या कर रहे हैं? पीपल गेट द गवर्नमेंट दैट डिजर्व। तो फिर सीधी सी बात है, अगेन आई एम कमिंग बैक, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू educate our parliamentarians. It is very very important to educate our MLAs and our corporators. तीन ही लेवल के लोग होते हैं, कॉरपोरेटर्स, MLAs और आपके MPs। उसके नीचे फिर ज़िला परिषद हो गया, पंचायत हो गया। हम क्योंकि 46 साल से पंचायतों में काम किया है, ज़िला पे काम किया है, कॉरपोरेटर से भी काम मतलब पाला पड़ता है, हमारा MLAs और MP से भी पड़ता है। द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ सो पैथेटिक। हम बाहर भी जब जाते हैं, अब मैं ऐसे नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन वी मेट सम वेरी सीनियर पॉलिटिशियंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन 5 कंट्रीज़ इन यूरोप। अभी रिसेंटली मैं 1 साल के अंदर की बात बता, मज़ा आ गया उनसे बात करके। मतलब मुझे सीखने को मिला उनसे, मुझे मिला उनसे सीखने को कि अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, अच्छा नेचर को ऐसे भी आप इस तरह से सॉइल को कर सकते हैं, आप इस तरह से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप इस तरह से जंगलों की मैनेजमेंट कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट ऐसे भी हो सकती है, वाइल्ड लाइफ के लिए आप इस तरह से भी आप सोच रख सकते हो। यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता, यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता हमारे देश में। और क्या है, एक बड़ा गजब का नैरेटिव है, कोई भी प्रॉब्लम होती है हम कहते हैं जी पॉपुलेशन बहुत है, दिल्ली की ट्रैफिक जाम में तो जी पॉपुलेशन बहुत है, पोल्यूशन हो गया तो जी पॉपुलेशन बहुत है। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूँ, कभी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने एक दिन मुझे कहा, मैंने कहा सर आप कभी टोक्यो गए हैं? आपको मालूम है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? आप कभी न्यूयॉर्क गए हैं? आप कभी लंदन में गए हैं? आप कभी फ्रैंकफर्ट गए हैं? आप कभी पेरिस गए हैं? वहाँ क्या है, वहाँ 100 लोग नहीं रह रहे हैं, वहाँ भी करोड़ों की संख्या है। इट इज़ अबाउट गवर्नेंस, इट्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, it's about how passionate you are, how serious you are, how much attention you want to give. हम पॉलिटिकल नैरेटिव ही ठीक से सेट नहीं कर पा रहे, और पॉलिटिकल नैरेटिव कहाँ से आएगा? वो तो लोगों से ही आएगा ना। सो पीपल विल हैव टू डिमांड दैट। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर एक तबका पॉपुलेशन का यही मांगेगा कि नहीं हमें अपने जंगल ठीक चाहिए, हमें अपनी नदियाँ ठीक चाहिए, हमें अपने खेत खलियान ठीक चाहिए, हम वोट देंगे आपको, होना शुरू हो जाएगा। आप जब मांगोगे ही नहीं, आपको आपकी मांग ही नहीं है, आप क्या मांग रहे हैं अब मैं बोलना नहीं चाहता, वो आपको सबको मालूम है। आप मांग क्या रहे हो, आपको क्या चाहिए, वो ठीक है भाई, उसी कहानी में पूरा देश चल रहा है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। आप समझो हमारा फ्यूचर क्या है। हाउ विल इट बी डिफरेंट आफ्टर 5 years? How will India be different after 10 years? It will not be different. I have a friend, एक AI आर्टिस्ट है वो, तो उसने दिल्ली 2050 के ऊपर AI आर्ट बनाया। उसमें सब लोग दूध लेने जा रहे हैं और चीज़ लेने जा रहे हैं गैस मास्क के साथ, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ रियलिटी दैट वी एनविजन फॉर आवरसेल्व्स। बट इससे होता क्या है कि जनता सोचती है मैं कुछ करूं, बट ऑफन द इंडिविजुअल बिकम्स टू सिनिकल टू सून, दैट लाइक कि ठीक है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, पोल्यूशन है जी, रहना है दिल्ली में, रहना है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ऑड इवन लगा रखा है सरकार ने, नहीं जाएंगे गाड़ी लेके, क्या करें? सिगरेट पीने की आदत है, नहीं छूटती, यहाँ धुआं है, मरना है। देयर इज अ सिनिकल एटीट्यूड अराउंड सॉर्ट ऑफ लिविंग इन पोल्यूशन। इट्स लाइक द पीपल हैव लॉस्ट होप। हाँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे, तो एक तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया, एजुकेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पूरे देश को चलाने की, आपको चलाने की, आपकी हेल्थ की, आपकी एजुकेशन की, आपकी फैमिली की, आपकी फ्यूचर की, आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो एक तो वो ठीक होने चाहिए आपके, नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत अच्छी तरह पूछा कि यू नो एज अ इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं। तो फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू। नॉट एवरीबडी कैन गो इनटू अ फॉरेस्ट एंड प्लांट ट्रीज, नॉट एवरीबडी कैन। भाई अगर आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं आप वो कीजिए, आप मिट्टी के लिए कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, आप खेतीबाड़ी के लिए कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, आप फार्मर ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकते हैं वो कीजिए, जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। फाइंड आउट, थोड़ा
अटेंशन दीजिए उसको, थोड़ा कंटेम्पलेट कीजिए, व्हाट इज़ इट, पेपर पेन लेके बैठिए, एक चेकलिस्ट बनाइए, दीज आर 10 पॉइंट्स, लेकिन इसमें से मैं 2 चीज़ें बड़े आराम से कर सकता हूँ, तो जो कर सकते हैं वही कीजिए। आई थिंक अगर ये भी इंसान को स्टेप ले ले, और तो दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह हो सकती है। एंड खासकर अगर हम कार्बन एमिशंस की बात करते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट को आप समझिए, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, और हर इंडिविजुअल जो है ये सोच ले कि मैंने अपना कार्बन फुटप्रिंट इस हफ्ते कम रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं ही हूँ, अब आपके पास आना था, लॉन्ग डिस्टेंस था, शाम का वक्त था, तो हम गाड़ी में आ गए। यूजुअली मैं मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ, ठीक है, मेरे को ये सेटिस्फेक्शन होती है कि जहाँ 10 लीटर पेट्रोल लगना था मैंने 2 में काम चला लिया। ठीक है, कभी कभी वो भी गिल्ट आता है कि यार 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया, मैं कभी साइकिल पे आ गया, साइकिल नहीं है तो वॉकिंग पे आ गए, नहीं हुआ क्लॉथ बैग लेके जाना, क्यों मैं पॉलीथीन वो करूँ, क्यों मैं डिस्पोजल में, कभी मुझे चाय का बड़ा शौक है लेकिन कोई डिस्पोजल वो उसमें दे देता है, मैं अपने आप को करता हूँ ना मन्ना ना, नहीं मैं नहीं लूँगा ये, तो मैं आई स्टेप बैक, मैं जब तक मैं अपने बैग से स्टील का ग्लास ना निकाल लूँ, और उसके हाँ मेरे बैग में हमेशा रहता है, तो आई पुट इट इन देयर एंड आई ड्रिंक। छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, दिस इज़ ब्यूटिफुल एक्चुअली, यू कैन एन्जॉय मेकिंग योर वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल, you can actually enjoy being there, and this is something we learned from Acharya ji, this is something I learned in the Koregaon commune ashram में, क्योंकि वहाँ पर ये एक ट्रेडिशन था कि हाउ यू कैन, एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता, वही वाली बात है, जो मांगोगे वो मिलेगा, तो वो कहते थे हाउ कैन यू मेक योर सराउंडिंग्स मोर ब्यूटिफुल, how can you make it more hygienic, how can you make it more clean, how can you make your food more beautiful, how can you make your food more tasty, more this thing chemical free. तो दिमाग वैसा चलता था। आप जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपलोड करोगे, जिस तरह की कोडिंग करोगे, वैसे ही तो आउटपुट आएगा आपका। बस यही है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक छोटे बच्चे को लेके, प्राइमरी स्कूल के बच्चे से लेके एक पॉलिटिशियन तक, आपको उसका सॉफ्टवेयर ठीक करना होगा। और मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे देशों की बात नहीं करूँगा, दे आर फार अहेड ऑफ अस। आप चाहे दुबई ले लीजिए, चाहे आप कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट, लोग कुछ भी कहते रहें, वो धुआं कर रहे हैं, ये करें, भाई साहब दे आर इन कंट्रोल, दे आर इन कंट्रोल। वो तो ठीक रहेंगे, वो तो निकल लेंगे अपना, किसी तरह से अपना आपको संभाल लेंगे, प्रॉब्लम हमें ही होने वाली है। विद अ काइंड ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भारतवर्ष में होने वाली है। और ये ऐसा नहीं है, आई एम अगेन ऑप्टिमिस्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस थोड़ी सी अटेंशन देने की बात है, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की बात है, थोड़ा सा एक चेकलिस्ट बनाने की बात है, एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे से लेके एक पॉलिटिशियन तक को। और ये एक तरीका नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सेटअप करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जैसे लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में जो शायद हमारे जैसे सोचते हों, उनको एक तो ना आजकल ये बड़ा हो गया है कि यार बोलो मत, डोंट स्पीक अप, डरते हैं लोग। मैं कहता हूँ यही तो मज़ा है इस चीज़ का कि भाई जब अनुकूल नहीं हैं चीज़ें तभी तो बोलने का मज़ा है। हाँ, लेकिन तमीज़ से बोलो, गाली गलौज मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन जो सच है, जो सत्य है, जो सही चीज़ है, उसको बोलिए, और उसको बार बार बोलिए, और उसको कई प्लेटफॉर्म्स पे बोलिए, उसको कम्युनिकेट कीजिए। हवा कैसे बनती है, बस कैसे बनता है, आप चीज़ों का वास्तु कैसे बदलते हैं, नैरेटिव कैसे बदलते हैं, ऐसे ही तो बदलेंगे जी। तो बोलना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के ऊपर, और सही बोलना ज़रूरी है, और सही लोगों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। प्रकृति पे ही तो बोल रहे हो भाई, आप कौन से कोई बिजनेस या फैक्ट्री पे बोल रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आप यही तो बोल रहे हो। आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हमारी हवा, हमारी पानी, हमारी मिट्टी अच्छी हो, हमारी खेतीबाड़ी अच्छी हो, हमारे पेड़ पौधे अच्छे हों, हमारे शहर साफ़ हों, हमारे गली गलूचे ठीक हों, हमारे तालाब अच्छे हों, हमारे कुएं में अच्छा पानी। क्या मांग रहे हैं भाई, यही तो मांग रहे हैं, लेकिन ये भी तो मांगोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे। सिर्फ दुख मनाते हैं कि हमारे बच्चे तो बड़ा ख़राब वर्ल्ड इनहेरिट करेंगे, बट इट्स सो, आई मीन व्हेन यू आर सेइंग दिस,
you can just ask for it. मैंने भी कभी नहीं सोचा कि हम मांग सकते हैं. हाँ, You can मांगो. actually hold your political leaders accountable and say we want this. हाँ, It's not on the priority list at all. झगड़ा करने की बात नहीं है, प्रोटेस्ट करनी. मैं आज तक ज़िंदगी में कभी मैंने किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं किया, बट आई स्पीक अप. जब मौका आता है तमीज़ से, एजुकेटेड लोगों की तरह अपने शब्दों को हमेशा अच्छा रखिए, स्वादिष्ट रखिए, उसको मधुर रखिए, शब्द ठीक रखिए. गुस्सैल आदमी भी आपके सामने बैठा है, वो भी आपकी बात सुनता है. Have you ever visited plants or trees that you planted 20 years ago? मतलब मैंने उसकी कभी कंपाउंडिंग खुद एक्सपीरियंस नहीं करी. Absolutely. मैंने बचपन में कभी पेड़ों में बैठा हूँ या कभी सैपलिंग्स लगाई होंगी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भूल भाल गया मैं. But have you seen that plant grow into a full-fledged tree and be shocked or dumbfounded कि भाई ये तो मैंने 20 साल पहले लगाया था? Always. 26 जनवरी 1977 को मैंने 9 सैपलिंग्स लगाए थे रेंज हिल्स रोड के ऊपर, T23 बंगलों के सामने. मेरा पहला बैनियन ट्री था, फिर सेकंड पीपल ट्री था, फिर बाकी 2 पीपल थे, 2 नीम के थे, 2 जामुन के थे, 1 बकैन था. वो आज भी 9 के 9 वृक्ष वहाँ खड़े हैं. पूरे वृक्ष बन गए वो चट्टान जैसे. बिल्कुल 9 के 9. नहीं तो यूजुअली होता है आप 10 लगाते हैं, 2 ख़त्म हो जाते हैं, 8 रह जाते हैं, 7 रह जाते हैं. और उसके हमारा आसपास एवरेज सर्वाइवल 70% प्लस रहता है. अच्छा. एवरेज सर्वाइवल जो रहता है. लेकिन इट इज़, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग कि आप अपने पौधों को रिविज़िट करें, आप अपनी प्लांटेशन साइट्स को रिविज़िट करें. वी एक्चुअली फॉर द लास्ट 25 years वी बिन क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट. पहले तो स्टैंड अलोन ट्रीज़ लगाते थे जिसको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं. नेशनल हाईवेज़ हैं आपका, पुणे से लेके नासिक है, पुणे से लेके अहमदनगर है, अहमदनगर टू औरंगाबाद है, ठीक है. तो ये छोटे छोटे नेशनल हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ. इस तरह के अराउंड 200-300 नेशनल हाईवेज़ पे हमने काम किया, डिवाइडर्स पे काम किया, लेफ़्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक हमने काम किया. ये चंडीगढ़ हाईवे पे हमने बहुत लगाए. हमने हनुमानगढ़, सिरसा, रोहतक, भिवानी, फिर ये मतलब यू नेम 212 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अब किस किस का नाम गिना. लेकिन जब हम उन सड़कों पर निकलते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे जाते हैं और अपने वो पीपल और नीम और शीशम के पेड़ों को बाय बाय करते हुए, हेलो करते हुए, बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है. इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ी खुशी आपको मिल नहीं सकती, मैं समझा ही नहीं सकता. और उससे भी ज़्यादा खुशी ये नहीं कि आपने जो लगाया था वो भी है. सबसे ज़्यादा खुशी पता किस चीज़ की मिलती है कि उसके ऊपर पक्षी बैठे हैं, उसके ऊपर भंवरें हैं, उसके ऊपर तितलियां हैं, उस पर फूल खिल रहे हैं, उसमें फ्रूटिंग हो रही है, बंदर हैं, लंगूर हैं. हिमाचल कसौली की तरफ जब जाते हैं, धर्मकोट की तरफ जाते हैं, कांगड़ा में, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, यहाँ पर जहाँ पर भी हमने वृक्ष लगाए, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट करती है उसके ऊपर, वो अपना उसको हैबिटेट बनाती है. और स्पेशली बर्ड्स का बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा है जब घोंसले. अर्बन पॉपुलेशंस, जैसे अब आपने कहीं अगर अर्बन लगाया हो तो ऐसा होता है कि जहाँ पे दिल्ली में CR पार्क में बड़ी अच्छी एक एवेन्यू है जहाँ अगर आप सर्दियों में जाते हो तो ऊपर बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी चलाते हुए. कभी देयर आर मेनी वेरी गुड लीफी लेन्स इन दिल्ली. यस. तो यू हैव यू एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू एन इकोसिस्टम ऑफ अर्बन लाइफ देयर अलोंग द ट्रीज, जहाँ पे आप एब्सोल्युटली कि आपने सैपलिंग लगाई थी और अब पेड़ के आसपास लोगों ने कैफे बना लिए, बैठे नीचे उसके, नाई कटिंग कर रहा है, ये सब देखा है आपने? आपने इतनी प्यारी बात कही है. हम तो हमेशा इसको दूसरे तरीके से इस लोगों को समझाते हैं कि हमारे जो पीपल के वृक्ष हैं, छोड़ दो नीम, जामुन, ये वो, तो जो बाकी करोड़ सवा करोड़ लगे उसको छोड़ दो, सिर्फ पीपल की हम बात कर लेते हैं. 1 out of 10 पीपल ट्रीज़ के नीचे या तो मंदिर बना, किसी की लाइवलीहुड, किसी की एम्प्लॉयमेंट बनी, पंडित जी बैठे तो उन्होंने अपने 2 असिस्टेंट रख लिए, या चाय की दुकान लगी, या छोले भटूरे वाला बैठ गया, चने वाला बैठ गया, नाई बैठ गया, बार्बर ने अपना वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, या वहाँ कॉबलर बैठ गया, कोई मोची बैठ गया. इतनी खुशी होती है. जैसे नानी एक चीज़ बड़ी प्यारी बोलती थी मेरी, कहती बेटा तू देख रहा है कि तूने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है लोगों को. एक पीपल के वृक्ष बनाने से, ये नहीं ऊपर बंदर भी हैं, ऊपर पक्षी भी हैं, ऊपर भी एक पूरा दुनिया चल रही है, और पीपल के नीचे भी एक दुनिया चल रही है पूरी, एक पीपल के पेड़ के नीचे. और इसको अगर मॉडर्न पार्लांस में, उसको मॉडर्न लैंग्वेज में समझाऊं तो हमने नॉन GST कितने सारे एंटरप्राइजेस वहाँ खोल दिए.
हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना आया, उसने आसन बचाया, अपना छोटी सी उसने आम की रेडी लगा दी, उसने चने की रेडी लगा दी, कुछ है, बड़ी खुशी मिलती है। सो एक एक पीपल का वृक्ष भी है, एक छोटी सी दुकान बना हुआ है। कोई प्रोमिनेंट ऐसी लोकेशन है जहाँ, लेकिन इफ अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ लोग जाके एक्चुअली देख सकते हैं कि ये वृक्ष पीपल बाबा ने लगाया था और अब ये बड़ी लोकेलिटी बन गई, एनी प्रोमिनेंट लाइक मैं आपको पूरी एक्सेल शीट दे सकता हूँ। हमारे जो खड़े हुए पेड़ हैं, हाँ, सिर्फ दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली में आपकी 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी। ठीक है, उसमें 17 लाख पेड़ हैं। मैं आपके लगाए हुए? मई 24, 1992 को हमने सबसे पहला जो अपना, जब हम नए नए दिल्ली में आए थे, पूना से आए थे उस समय, तो सबसे पहले मैंने पंजाबी बाग में पीपल के वृक्ष लगाने शुरू किए। फिर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि अरे भैया बेटा पीपल क्यों लगाते हो, तो हमने नीम लगाना शुरू किया। तो बहुत लोगों ने कहा अरे नीम ही लगाते रहोगे, तो हमने शीशम और जामुन लगाने शुरू किए। तो वेस्ट दिल्ली से शुरू किया। वेस्ट दिल्ली का इनफैक्ट अब मैं आई एम राइटिंग अ बुक ऑल्सो, द ट्रीज ऑफ दिल्ली का जो, आई वुड लव टू इंटरव्यू अगेन व्हेन यू राइट द बुक। सिर्फ दिल्ली में हमने क्या क्या काम किया। फिर नोएडा में अलग लेवल पे काम किया, ग्रेटर नोएडा में अलग से किया। ग्रेटर नोएडा में अब बल्कि हम 6 माइक्रो फॉरेस्ट बना रहे हैं। नोएडा में हमारे 2 माइक्रो फॉरेस्ट हैं। हम लोगों ने जलंधर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ के आसपास, लखनऊ में हम 2 माइक्रो फॉरेस्ट बन रहे हैं। पूना में 2000 हेक्टेयर के ऊपर हमारे फॉरेस्ट बन रहे हैं। हम कई पंचायत लैंड पे काम कर रहे हैं, 212 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, 2,70,000 हेक्टेयर पे टोटल शेड एरिया। हम उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हम खाली गैप को भी कैलकुलेट नहीं करते, हम वो कैलकुलेट करते हैं कि एक हमारा वृक्ष है और उसकी ये क्राउन है, उसकी कैनोपी है, उसके नीचे के एरिया को, अगर एक है आईटी प्रोग्राम करके होता है, यूएसएफएस का है वो, यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विसेज का, अगर उस सॉफ्टवेयर में आप सारा डेटा डालते हैं तो वो कंप्यूट करके आपको पूरा निकाल के देता है। तो हमारे 2,70,000 हेक्टेयर लैंड है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो असली हमारा काम है ना, वो ये नहीं कि मैंने और मेरे 4 लाख वॉलंटियर्स ने क्या किया, या 17,000 हमारे वीकेंड वॉलंटियर्स ने क्या किया, जो हमारे 256 एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या किया, नहीं। जो असली मज़ा आता है ना काम का, वो आता है जब हम कहीं जाते हैं और कोई दौड़ के आता है और कहता है अरे हमने आपका वो वीडियो देखा था, हमने आपकी वो रील देखी थी, हमने अपना रूफटॉप लगा दिया, हमने ना वहाँ 40 केले के पौधे लगा दिए, हमारे आम में ना वो आ गया, आपने बताया था ना, तो हमने जितनी खाली ज़मीन थी ना उसमें हमने भर दिए, सारे पेड़ भर दिए हम। तो वो जो खरबों में पेड़ लग रहे हैं, आप समझिए इस चीज़ को, इस एल्गोरिदम को समझिए, ये फॉर्मूले को समझिए। इट डजंट मैटर कि गिव मी ट्रीज ट्रस्ट ने, पीपल बाबा ने 2.5 करोड़ पेड़ लगाए, इट डजंट मैटर एट ऑल। ये बहुत मिनिस्क्यूल है, नैनो है। जो एक्चुअल काम हुआ है वो लोगों ने किया है, वो पब्लिक ने किया है, वो पीपल पार्टिसिपेशन से जो उनकी स्किलिंग हुई, जो उनकी ट्रेनिंग हुई, आप उसको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जो मर्जी बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने जो उस चीज़ को, इसका मतलब देयर आर गुड पीपल आउट देयर, 100%। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो मेरा जो अब लाइफ का, ठीक है, अब जितना काम करना था 55 साल तक किया। अब मैं पिछले 3 साल से, स्पेशली आफ्टर कोविड, मुझे ऐसा लगा, 2 बार मुझे कोविड हुआ, तो मुझे लगा यार पता नहीं किस दिन टिकट कट जाएगी, है ना। तो अब जितनी सांसें बाकी बची हैं, जो भी थोड़ी बहुत शेल्फ लाइफ है, इसके अंदर कम्युनिकेशंस के ऊपर, लर्निंग्स के ऊपर, मैसेजिंग के ऊपर, और इस कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने में, और इस एजुकेशन को और इस नैरेटिव को सेट करने में, कि फ्यूचर हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, गॉड डैम वी कैन डू इट। वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एरियाज कि हम प्यार से क्या चीज़ अपनी नेचर के लिए कर सकते हैं। मैं फिर लोगों को कहता, सिर्फ पेड़ लगाने से कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनता, नहीं। आप तालाबों पे काम कर सकते हैं, आप पानी के लिए काम कर सकते हैं, आप वाटर कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, आप एनिमल्स के लिए काम कर सकते हैं, आप डॉगीज़ के लिए काम कर सकते हैं, आप कैट्स के लिए काम कर सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर सकते हैं, आप बर्ड्स के लिए काम कर सकते हैं। आप, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एस्पेक्ट्स। एक बार बस आइडेंटिफाई करने की देर है, उसके ऊपर काम करने की देर है। सो आई थिंक, और मुझे सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की सेटिस्फेक्शन है, इस बात की नहीं कि हमने 2.5 करोड़ लगाए या हमने बहुत कुछ किया, या गिव मी ट्रीज ट्रस्ट ने 4 लाख लोगों को वो किया, नहीं। वो जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, जो हमारी शायद बात उनको जच गई, और उन्होंने केमिकल फार्मिंग छोड़ के जैविक फार्मिंग। रिसेंटली आई मेट सम IIT स्टूडेंट्स हु सेड दैट सर, हम लोगों ने इकट्ठे होकर
जो भी था वो एयरपोर्ट पे मिले थे, उन्होंने कहा कि हमने मुजफ्फरनगर में गंगा जी के किनारे वहाँ पर हमने ज़मीन ले ली है एंड वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग ओवर देयर, वी लेफ्ट आवर जॉब्स। बड़ी खुशी मिलती है उस वक्त। तो मैं बड़ा सोबर बन के कहता नहीं नहीं बेटा जॉब नहीं छोड़नी चाहिए पर अंदर अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं कि सही है बिल्कुल, आई हिट द राइट दिस से। और अभी मैं पेरिस गया था, वहाँ पर भी मुझे 2 फैमिलीज़ मिली, नेदरलैंड्स गए, एगनवुड गए, फिर ब्रसल्स में मिले, फ्रैंकफर्ट में मिले, मुझे एम्स्टर्डम में 3-4 फैमिलीज़ मिली, जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपना ये काम छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिया, अब हम फार्मिंग में आ गए हैं, अब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अब हम गार्डनिंग में आ गए, हमने नर्सरीज़ खोल ली हैं, हमने पेड़ पौधों की वृद्धि हो रही है, क्लोरोफिल बढ़ रहा है। सो ये जो मिशन क्लोरोफिल था, ये जो बचपन में हमने 11 साल की उम्र में स्टार्ट किया कि किसी तरह से मिशन छाया कह लो या मिशन क्लोरोफिल कह लो, सो एक अच्छी प्यारी डायरेक्शन लिया है एंड पीपल आर लैचिंग ऑन टू इट एंड पीपल आर इट्स मेकिंग सेंस टू देम एंड पीपल आर फीलिंग हेल्दी एंड पीपल आर फीलिंग हैप्पी एंड अल्टीमेटली व्हाट इज सक्सेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है कि आपके काम से पीपल आर फीलिंग सक्सेसफुल। अमेजिंग, मेरे को पता नहीं था कि इस लेवल पे इम्पैक्ट है, आई वाज जस्ट सीइंग द वीडियोस। बट अगर लोग ये सब कर रहे हैं, आई थिंक इन जनरल ऑल्सो, आई मीन यूएसए में होना शुरू हो गया है, पीपल हु आर लाइक सक्सेसफुल इन टेक, वो फार्म्स खरीद रहे हैं और वहाँ पे वो सैटेलाइट वाला ग्रिड लगा रहे हैं ताकि दे कैन कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड एंड दे आर गेटिंग देयर फ्रेंड्स टू मूव इनटू द फार्म एंड जस्ट लिविंग लाइक दैट। आई थिंक अभी ऐसा, दिस इज माई हाइपोथेसिस, इवेंचुअली मेट्रो एरियाज के अंदर लोग साइड में जाके हिल होम्स लेंगे या फार्म शुरू करेंगे एज दे सी दे वांट टू लिव अ मोर organic sustainable life. I have 2 follow-up questions because I saw 2 different videos. पहला ये था, आपने बोला था कि लोग, एक अर्बन लोगों के अंदर ना एक अजीब सी फैंटेसी होती है कि हम पहाड़ों में फार्म बना दें और हम यहाँ से रिमोट वर्क करते रहें। एंड यू सेड दैट एक कम्यून को, एग्रीकल्चर कम्यून को चलाना या फिर एक फार्म करना, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू रिमोटली लाइक अ जॉब, राइट? इट इज़ अ इंटेंसिव थिंग जो सिर्फ आप माली पे नहीं छोड़ सकते। आप थोड़ी सी और टिप्पणी करेंगे उस चीज़ पे? हाँ, देखिए क्या होता है, जिसके पास पैसा है ना, वो सोचता है कि मैं एक ज़मीन खरीद लेता हूँ, उसको फेंस कर दूंगा, उस पर गेट लगा दूंगा, एक ट्यूबवेल एक वहाँ पर करके, और किसी गरीब परिवार को वहाँ रख के एक गाय बांध दूंगा, 2 बकरियाँ बांध दूंगा और मेरी फार्मिंग शुरू हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर आप अटेंशन देते हैं, इट एक्सपैंड्स। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। चाहे आपकी पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, या आपका एग्रीकल्चर फार्म हो, राइट? आप भी एक एंटरप्राइज चलाते हैं जी, आपका कम्युनिकेशंस का जो भी है, अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं, वो एक्सपैंड नहीं करेगा। मैंने उसका भुगतान कर चुका हूँ पास्ट में, राइट? ऐसे करके ये चल जाएगा अपने आप। हाँ, मैं जो लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ वो ये कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ रख के आप सोचो कि चीज़ चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपका धागा वहाँ बना होना चाहिए, आपकी नाभि वहाँ से जुड़ी होनी चाहिए, आपकी अटेंशन, आपका, इसीलिए पहले किराए पे ज़मीन लीजिए, सीखिए, क्योंकि गलतियाँ होंगी। 1-2 साल तो आपको समझ में आना, खरीफ क्रॉप क्या है, राबी क्रॉप क्या है, धान कैसे उगती है, सब्जियां कैसे उगती हैं, किस तरह से पेस्ट कंट्रोल है, बायो कंट्रोल कैसे करते हैं, किस तरह आप फेंसिंग करोगे। कभी नील गाय घुस जाएगी, कभी बकरी घुस जाएगी उसके अंदर, कोई बकरी का बच्चा भी घुस गया उसके अंदर, वो पूरा चर के चला जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सो सीखो, पहले जाओ, अपने थोड़ा सा डर्टी योर हैंड्स, सॉइल के साथ काम करो। 2 साल के बाद आप ज़मीन खरीदो, आप करो उसको, जितने मर्जी लार्ज स्केल पे करो। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, बच्चों को फिर भी नहीं समझ आता, नहीं सर हम कर लेंगे। मैं कहा बेटा देखो, एक बात सुनो, शादी से पहले डेटिंग ज़रूरी होती है ना? आप सीधा ही बेटा शादी करोगे तो फिर बाद में भुगतोगे। इससे अच्छा है 4 महीने 6 महीने लड़की के साथ जाके कॉफ़ी पियो, मूवी देखो, ड्राइव पे जाओ, कहीं घूमो फिरो, तभी तो कंपैटिबिलिटी पता चलेगी। आप सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया लेके बैठे हो फार्मिंग का, उसके साथ तुम्हारा शरीर, तुम्हारी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्या वो वाइब्स तुम्हारी कंपैटिबल भी हैं उस ज़मीन के साथ? इट्स द सेम एज आई वांट टू ओन अ स्पोर्ट्स कार, कल ले ली जाके।
एज अपोज टू कि आपको मज़े भी आएंगे, आप अफोर्ड भी कर पाओगे, आप मेंटेन कर पाओगे उस गाड़ी को। हाँ, लोग मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, उन्होंने ऑडी और ये BMW मर्सिडीज़ खरीद के बैठे हैं, फिर वो कहते हैं यार भीड़ में चलती नहीं है, अब ड्राइवर चला रहा है। मैं कह 80 लाख 70 लाख खर्च करके ड्राइवर के मज़े कर रहे हो तुम, तो इससे ऐसा रॉयल एनफील्ड ले लेते, बुलेट पे ही घूमते रहते, कम से कम खुद तो चला रहे होते तुम। कल मेरी गाड़ी का सॉफ्टवेयर रिन्यूअल का नोटिस आया, 20,000 रुपये का सॉफ्टवेयर रिन्यूअल होगा सिर्फ। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, जब हम बोलते हैं लोगों को फार्मिंग के बारे में, हम बस ये बोलते हैं पहले सीखिए, अपने हाथ से काम कीजिए, खड़े होइए, देखिए कैसे होता है, उसके बाद डेफिनेटली एक आध साल में इट मेक्स सेंस टू यू, फिर जो मर्जी एक्सपेंड कीजिए, जितना मर्जी आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसे ही मत कीजिए एकदम जाके ज़मीन खरीदी, किसी को रख दिया, फिर आके दिल्ली में बैठ गए, फिर अपना बिजनेस कर रहे हो, IT कंपनी चला रहे हो, और फिर सोचो अरे यार वहाँ पर मूली गाजर उग नहीं रही, बंदर आ गए, लोमड़ी घुस गई, और वहाँ पर जी सुअर आ गए, जंगली सुअरों ने सारा ख़राब कर दिया। सो 2 साल सीखो, करो, ज़रूर करो, इट्स अ गुड थिंग इफ़ द एजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री gets into farming, because farming and agriculture are the future of this country. You really believe that? I 100% agree with that. Technology वगैरह is always a support role. But Logistics, supply chain management, infrastructure, technology, everything is going to be, should play a supporting role to forestry and farming. बट इंडिया की एजुकेटेड क्लास तो सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, दे मूविंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर। That is a tragedy. That is a tragedy. That is a tragedy. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप जाके देखो, आपको लगेगा कि वो बड़ा हाईटेक है, बड़ा वो है। आप जापान को देख लीजिए सर, आप साउथ कोरिया चले जाइए, आप भूटान, चलो छोड़ो, अब मैं भूटान की बात नहीं करता, आप बार बार कहोगे भूटान पे आ जाते हो, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री, आप जर्मनी चले जाइए, एक हिस्सा है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रिसिजन इंजीनियरिंग में है, जो टेक्नोलॉजी में है, रिसर्च में है, ठीक है भाई साहब, वहाँ पर भी 50% पॉपुलेशन जो अभी भी एग्रीकल्चर में है। Really? Yes. I would never assume that about Germany. Yeah, you go to France, you go to Spain, you go to Portugal, आप पोलैंड जाइए, आप चेकोस्लोवाकिया जाइए, आप डेनमार्क जाइए, डेयरी फार्मिंग, वहाँ पर फार्मिंग कितना सीरियसली करते हैं, कितना सीरियसली एग्रीकल्चर को लेते हैं। जो देश अपने फार्मिंग को नेग्लेक्ट करता है वो देश कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आज यूक्रेन अगर इतना अडिग खड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज इट यूज्ड टू बी द wheat bowl of Central Asia. Really? Yes. Ukraine की cold country. अगर हमारे हिसाब से देखें, it had the one of the best soils of the planet. यूक्रेन में उसका जो एग्रीकल्चर है, उसका जो पानी है, उसकी जो उनका मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री। वो तो अब बस किस्मत की बात है, डेस्टिनी के, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पर आप अपने नेचुरल वर्ल्ड को रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने एग्रीकल्चर, फार्मिंग और अपनी फॉरेस्ट्री को रिस्पेक्ट देते हैं, वो कंट्री जो है वही कंट्री डेवलप्ड कहलाता है। आपकी एक वीडियो थी जिसके अंदर आपने बोला हालांकि हमारा तो एक काम है, और आपने अपनी गाड़ी की डिक्की खोल रखी थी और डिक्की के अंदर कई सारे प्लांट्स भरे हुए थे। आपने बोला आप जब ट्रिप पे जाओ ले जाओ 3-4 प्लांट लगा दो। मेरे को इससे पहले लगता था कि प्लांट लगाने की पूरी एक सैपलिंग ड्राइव होती है, कोई योजना वाले लोग आते हैं, फिर उनसे कहीं फिगर आउट करना पड़ता है, बट यू मेड इट वेरी एक्सेसिबल। सो रियलिस्टिकली नाउ दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मुंबई जा रहा हूँ, हालांकि मेरे को पता नहीं फ्लाइट में सीट जाने देंगे नहीं जाने देंगे, अगर मेरा मन करे, या मैं रोड पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, और मुझको अब चुल मच गई है, जैसे पीपल बाबा ने मेरे को बोल दिया भाई आप प्लांट्स लगा सकते हो, समथिंग आई वांट टू डू, आई माइट नॉट लिव टू सी the results of it, or I might never visit it. What can I do simply to acquire seeds? क्या मैं सड़क पे पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर देखूँ कि seeds हैं, वहाँ से उठा लूँ? Should I go online like a Gen Z millennial and say Amazon पे I don't know, neem seeds? I have no idea. How can I make this very accessible for myself? इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक प्रॉपर नर्सरी में आप जाइए, वहाँ पे 3 से 4 फुट या 5 फुट का एक पौधा उठाइए, 4 पौधे उठाइए, 5 पौधे उठाइए, अपनी डिग्गी में रखिए। अगर आप मनाली जा रहे हैं तो रास्ते में आपका यहाँ से लेके चंडीगढ़ हाईवे है, उसके आगे आनंदपुर साहिब है, उसके आगे बिलासपुर है, आप मतलब लगाने को तो आप 10 लाख पौधे लगा सकते हो इसी सड़क पे। मैं सिर्फ यहाँ से लेके मनाली तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ 4 पौधे लगाने हैं। तो ऑल यू नीड इज़ अ शवल विद यू,
थोड़ी सी खाद लेके जाइए। कहीं पर भी जो आपका हाईवे होता है, हाईवे के हमेशा आपने देखा होगा ऐसे नाली बनी होती है जी, हाईवे के जी। नीचे, जहाँ मोड़ पर बना पानी, होता है थोड़ा सा एक, हाँ हाँ। मोड़, एग्जैक्टली। तो आप उस मोड़ पे पौधा लगाइए, क्योंकि वहाँ हमेशा मॉइस्चर रहता है, हमेशा मॉइस्चर रहता है। विंटर्स में ड्यू का मॉइस्चर रहेगा, ठीक है। कभी कभी बरसात होती है, वहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाता है। आप हाईवे के बरसात रेस्ड में, पार्ट की बात कर रहे हो ना, जो हाईवे का कुछ जी रेस्ड पार्ट्स हाँ, आते हैं। जो हाँ। हाईवे के जो साइड के पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट फ्लैंक्स होते हैं, जी। जहाँ पर ड्रॉप होती है हाईवे की मिट्टी जो ड्रॉप होती है, आप नीचे वहाँ पर आप नीम लगा सकते हैं। आप अगर वहाँ पर कैटल बहुत है, गाय भैंस बकरी बहुत ज़्यादा है, करंज पापड़ी लगा सकते हो, आप जंगल जलेबी लगा सकते हो, आप अमलतास लगा सकते हो, आप अर्जुन लगा सकते हो। थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। हम हर चीज़ के लिए कितनी मुशक्क़त करते हैं, कितनी रिसर्च करते जी। हैं। इसके लिए अगर कोई इंसान सिर्फ आधा घंटा भी दे दे ना, आधा घंटा भी दे दे, और हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे जैसे लोग, हम तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। हमारी कुछ कम्युनिटी नर्सरीज़ हैं, जैसे खतौली में बन रही है, मुजफ्फरनगर में बन रही है, मेरठ में हमने बनाई है। तो कितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के लोग आ जाते हैं कि जी हमें पौधे चाहिए। हम कहते ले जाओ, खाद भी ले जाओ, बहुत मुफ्त में ले होगा, जाओ। हाँ ले जाओ, बस ले जाओ, करो भाई करो, हम देंगे आपको, आप करो। हम कोई कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है, वी आर नॉट सेलिंग प्लांट्स, वी आर नॉट सेलिंग थिंग्स, वी जस्ट वांट कि ग्रीन कंटेंट जो है हमारे प्लानट का बढ़े। हम अपने देश का ग्रीन कंटेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम वायरल करना चाहते हैं कि आओ बड़े प्रेम से पहले तो सीखो। ऐसे नहीं है कि एकदम उठा के हम दे देते हैं, हम उसको पहले बुलाते हैं, आप कहाँ लगा रहे हो, कौन सी मिट्टी होगी, कैसा होगा, थोड़ी बात करते हैं, बातचीत करते हैं, उनका नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करते हैं, फिर उनको थोड़ा सा बताते हैं किस तरह का खड्डा आप खोदेंगे, ठीक है। अगर आपके पास खुरपी है तो कैसे खोदेंगे, फावड़ा है तो कैसे खोदेंगे, अगर आपके पास सब्बल है तो किस तरह से खोदेंगे, अगर पौधा है तो कैसे लगाएंगे, उसकी प्लास्टिक उतारनी है नहीं उतारनी है, अगर आपके पास बीज हैं तो बीज को कैसे लगाएंगे। अब अर्जुन का बीज है या जो भी, जैसे बबूल के बीज होते हैं, उसको एक दिन आपको पानी में सोख करके रखना पड़ता है। मतलब तरीके होते हैं, हर चीज़ का तरीका है। आप एक पूड़ी आलू भी बनाते हो, घर में हलवा भी बनाते हो, उसकी भी एक रेसिपी होती है जी। तो प्लांटेशन की भी एक रेसिपी होती है। तो अगर आप एक घंटा भी दे देते हो उसको और अटेंटिवली सुन लेते हो अटेंशन के साथ आप, तो आप भी कर सकते हो, वही काम कर सकते हो जो पीपल बाबा 46 ईयर्स से कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय देने की बात है। फैंटास्टिक। तो इसी से लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं? यू हैव योर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेव ट्रीज, हाउ एल्स कैन पीपल आपको रीच आउट या करें, ईमेल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिव मी ट्रीज ट्रस्ट है। गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक्चुअली मेरी एक टीचर हुआ करती थी 4th ग्रेड में, वो एक इको क्लब चलाती थी गिव मी ट्रीज। तो उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे तो इंटरेस्ट ले नहीं रहे, यही लड़का जो है लगा रहता है हमेशा, तो हमने उसी ट्रेडिशन को चलाया और अपनी मैडम की टीचर की मेमोरी में ही हमने गिव मी ट्रीज रखा। जब सितंबर 2010 में हम जॉन अब्राहम साहब से मिले, माइक पांडे जी से मिले, तो उन्होंने हमें पहला एक्चुअली फ्रॉम द हैंड्स ऑफ माइक पांडे आई गॉट द फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर एफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो उन्होंने हमको सितंबर 2010 में एक सलाह दी कि वी शुड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई वॉज वेरी लिटिल एलर्जिक टू द वर्ड NGO, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता नहीं, मैं जैसे काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उससे मैं अपना जितना कर सकता हूँ रिसोर्सेज कर। सो यू वर एन इंग्लिश टीचर बिफोर? या मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, कॉलेजेस में पढ़ाया है, और एज अ गेस्ट लेक्चरर, तो उसके हिसाब से जो भी चेक्स आते थे वो मैं गिव मी ट्रीज करके एक मेरे पास करंट अकाउंट हुआ करता था, मैं उसी में सारे चेक्स ले लेता था और उसी से हम फिर अपनी खरीदी करते थे, नर्सरी प्लांट्स की, टूल्स की, जो भी है। तो उन्होंने जब कहा तो फिर स्पेशली जॉन अब्राहम ने बहुत मतलब इस चीज़ के ऊपर वो किया कि इसको आप ट्रस्ट या फाउंडेशन बनाइए। तो उनके कहे पे हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढा, उन्होंने हमारे को हेल्प की इस चीज़ में, और बड़ी क्विक 2-4 दिन के अंदर ही चीज़ें पेपर वर्क होना शुरू हो गया। एंड जब वहाँ पर गए तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ये तो बड़ा यूनिक नाम है गिव मी ट्री, तो आप इसी के आगे फाउंडेशन या ट्रस्ट लगा लीजिए। तो ये नाम मैं अभी आपको सैंक्शन कर देता हूँ, नहीं तो वो यूजुअली 3 नाम देते हैं, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद आप जाते हो, फिर पूछते हो, आपकी फ़ाइल खुलती है, फिर वो सब। उन्होंने उसी वक्त 1-1.5 मिनट के अंदर ही उसको किया, साइन किया, ठप्पा लगाया, 1-2 विटनेस उन्होंने वहीं खड़े थे और हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। तो
एक चीज़ बहुत प्यारी हुई कि अच्छा उस वक्त नया नया फेसबुक आया था, ऑरकुट चलता था, ऑरकुट वॉज गोइंग आउट एंड फेसबुक वॉज कमिंग इन। अच्छा मेरे को तो इन चीज़ों की, आई एम मोर ऑफ अ लिटरेचर पर्सन, आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी पर्सन, मैं फील्ड का आदमी हूँ, बॉटनी और पेड़ पौधा। तो हमारे स्टूडेंट्स थे पारज और रशम करके 2 बच्चे थे, हमें से इंग्लिश पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा अंकल हम आपका ना फेसबुक अकाउंट बना देते हैं, आपको वॉलंटियर्स बहुत मिल जाएंगे इस काम के लिए। तो मेरे को ये चीज़ जची, मैंने कहा हाँ वॉलंटियर्स के लिए ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो हम पोस्ट कार्ड्स डालते थे, हम लोगों को दूसरे तरीके से इकट्ठा करते थे। सो टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की हमें, सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प की। सो सितंबर 2010 में हमने फेसबुक पहला अकाउंट बनाया, और जिस तरह का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ लोगों को, लोग मतलब लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। सैटरडे संडे तो भीड़ लग जाती थी हमारे घर में, बताइए कहाँ पर चलना है, कहाँ पेड़ लगाने हैं, क्या करना है, इस तरह से होता था। देन वी ऑल्सो गॉट ऑर्गेनाइज, हमने रिक्रूटमेंट। It's been 14 years since you've been using social media to do this. Yes. That's crazy. हाँ 14 years हो गए। एंड मुझे एक बार बेंगलोर में एक बहुत बड़े ब्रांड मैनेजर थे, उन्होंने एक मेरे से बात कही थी, विच आई वुड लाइक, प्रॉब्ली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस थिंग, कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यू वर द फर्स्ट पर्सन टू पुट्स फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड सैपलिंग्स, और गार्डनिंग के ऊपर बात करने वाला पहला इंसान जो था, हमने सोशल मीडिया पे आप ही को देखा। और आपने जिस तरह से मोटरसाइकिल खड़ी करके हाईवे पे खड्डे खोद रहे हैं और वहाँ पौधे लगा रहे हैं और वहाँ पर पानी डाल रहे हैं और क्राउड्स आ रहे हैं, ये पहली बार सोशल मीडिया पे किसी ने प्लांटेशंस के ऊपर किसी भी एंगल से इस तरह की कोई पोस्टिंग्स वगैरह की। मैंने कहा जी हम तो आए सोशल मीडिया पे लोगों को जोड़ने के लिए थे, है ना। तो इस तरह से बात चली, तो वो ऐसी जिक्र हो गया उस चीज़ का। बट येस, सोशल मीडिया हैज़ रियली हेल्प्ड अस कनेक्ट विद पीपल, एंड आपका मैसेज, आपका कम्युनिकेशन, देखो एज अ एक इंसान के लिए सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, ऑफ कोर्स, है ना। तो यू नीड दोज मिलियंस ऑफ पीपल। अगर आपको एक लार्ज स्केल पे काम करना है, यू नीड मिलियंस ऑफ पीपल टू support you and understand what you are doing and do the same thing. I really wish I had many photocopiers जिससे मैं अपनी क्लोनिंग कर सकता, या मैं, हाँ, क्योंकि मैं आई एम वेरी अवेयर कि ठीक है, शरीर की एक अपनी बुनियाद होती है, एक अपनी शेल्फ लाइफ होती है, मालूम नहीं 5-10 साल जितने भी हम जिएंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी ज़्यादा हम स्किल्स दे सकें, जितनी हम फ्री एजुकेशन लोगों को, दैट्स व्हाई वी डोंट चार्ज फॉर एनी वर्कशॉप्स, वी डोंट चार्ज फॉर एनी ट्रेनिंग्स। हम बस कहते हैं बस आप जुड़ो, सीखो, जाओ, अपने अपने गांव में जाके काम करो। लोग कहते हैं हम आपके एनजीओ के साथ काम करना चाहिए। मैं नहीं, तुम आ जाओ, 1 महीना मेरे साथ काम करो, सीखो, अपना एनजीओ बनाओ, अपना एनजीओ बनाओ बेटा, अपने जाके गांव में काम करो, अपने इलाके में काम करो, अपने नेबरहुड में, अपनी कम्युनिटी में, अपने शहर में, अपनी सड़कों पे काम करो, मेरे साथ मत चिपको यहाँ पर। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम सीखो, आके प्रैक्टिकली सीखो, 1 महीना, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, जो भी तुम अफोर्ड कर सको, कम, एंड सब फ्री एजुकेशन है। एक अतरंगी सवाल, एंड देन आई विल लेट यू गो बिकॉज यू बीन वेरी वेरी ग्रेशियस विद योर टाइम। रॉयल एनफील्ड 350 या कॉन्टिनेंटल जीटी या फिर जावा एसडी, क्योंकि आपने बाइक्स का जिक्र करा, आई वाज ऑन द मार्केट फॉर वन ऑफ दीज 2 बाइक्स इन मुंबई, सो मेरे को एसडी खूबसूरत लगी बड़ी, बट कॉन्टिनेंटल जीटी का थोड़ा अपना वो है, एंड आई माइट बी एबल टू गेट अ डिस्काउंट, सो आई फिगर्ड आई आस्क यू। बुलेट मेरी जान। बुलेट? यस। क्यों? यू डोंट लाइक द एसडी? क्योंकि आई डोंट नो, मैंने एसडी भी बहुत चलाई है, मेरे मामा जी के पास थी, इलाहाबाद में मेरे मामा जी रहते थे, उनको एसडी बहुत पसंद थी, उनके पास राजदूत भी था उस समय। और मेरे एक कर्नल वाई के भी भूषण अंकल हुआ करते थे, आगरा में पैराट्रूपर थे, कमांडो थे, और वो बुलेट पे आया करते थे, और जब वो यूनिफॉर्म, क्लासिक वाली जो है, हाँ पुरानी वाली किक वाली बुलेट, और जब वो आगरा कैंटोनमेंट की बात है, मैं उनके साथ रहा था जाके, मैं बहुत छोटा था उस समय, तो वो मेमोरी कभी जाती नहीं थी। तो मैं हमेशा उनको यूनिफॉर्म में वो बेरेट कैप पहन के और बड़े स्मार्टली बुलेट के ऊपर आया करते थे। तो मैं जैसे ही कॉलेज से इतना सक्षम हुआ कि मेरे को अपनी टीचिंग से जो पहले पैसे मिले, आई थिंक द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई मेड वाज बुलेट, एंड तब से लेके आज तक 16,80,000 किलोमीटर हमने हिंदुस्तान के हाईवेज़ कवर किए हैं। जॉन अब्राहम हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड।
उन्होंने 3 रॉयल एनफील्ड्स मुझे दी। उन्होंने मुझे यामाहा जब लॉन्च हुई थी 150 तब मेरे को दी। सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं सोशल मीडिया पे, आपको मिल जाएंगी। धोनी जी, MS धोनी वाज वेरी काइंड, उन्होंने TVS की मुझे बाइक्स दी। फिर और भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने मुझे दी। टोटल 43 Yeah, you own lots of bikes, no? 60 bikes? 43 bikes. 43 मतलब टोटल जो मेरे नाम से। लेकिन नाउ माय ऑफिसर्स आर यूजिंग इट, हमारा स्टाफ यूज़ करता है, हमारे मैनेजर्स यूज़ करते हैं, हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो सारे लोग यूज़ करते हैं। 43 आर द टोटल रजिस्ट्रेशन RCs जो होती हैं, जो मेरे नाम से हैं, जो मेरे पैन कार्ड पे हैं। बट आई राइड द बुलेट। Got it. मेरा थोड़ा लालच आ रहा था because the new YSD Java Bobber looks very nice, but दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ, बॉबर इज़ ब्यूटीफुल, बॉबर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन क्या है कि हमें प्रैक्टिकलिटी देखनी है, हमें खेत खलियान में जाना होता है, हमें बहुत रफ टफ बाइक चाहिए होती है, कीचड़ में फंस जाती है। हिमालयन, why did you not consider Himalayan over a classic Royal Enfield? अब एज हो गई है। हिमालयन पे एक बूढ़ा आदमी बैठा थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। और बुलेट पे जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है ट्रैक्टर पे बैठे हैं और बुलेट हमें संभाल लेती है। Fair, I got my answer. I think मैं रॉयल एनफील्ड की तरफ इंक्लाइन करूँगा अपने आप को। I've been asking this question from many friends. जैसे आपने बाइक वाली बात बोली, I figured I had to ask. ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक कंपैटिबिलिटी की बात होती है, केमिस्ट्री की बात होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी बाइक्स या बाकी स्कूटर्स वो नहीं होते, लेकिन हाँ कभी कभी को मशीन की आपके साथ केमिस्ट्री जमती है। लिटरेचर लिखा हुआ है मैन एंड मशीन के, उस पर कंपैटिबिलिटी है ना। वो जो उसका डुगडुग है, मेरी बुलेट का नाम ही डुगडुग है, मैं उसको डुगडुग ही बोलता हूँ। तो डुगडुग जी जब चलते हैं हाईवे पे तो मुझे एक बड़ा सेफ फीलिंग होती है कि बस मुझे बैठना है उसके ऊपर, बाकी काम तो उसी को बोलते हो। हाँ, मैं उसको डुगडुग जी बोलता हूँ। भाई वो हमारे प्लांटिंग पार्टनर हैं सर, उन्होंने हमारे लाखों पेड़ लगवाए हैं, है ना। तो और गांव खलियानों में जब जाते हो ना, अगर आप कार में जाते हैं कुछ आते तो लोगों का एटीट्यूड बड़ा वैसा होता है। अगर आप अपना साहब आ गए, आप अपनी टूटी फूटी बुलेट के ऊपर गमछा पहन के अपना आराम से आप जाके खड़े होते हैं तो चाचा ताऊ जी कह के टपरी पे बैठ के आप फटाफट नेटवर्किंग करते हो, फटाफट अपने गांव में काम शुरू करते हो। सो बुलेट हेल्प्स यू इन नेटवर्किंग, बुलेट हेल्प्स यू इन, क्योंकि बच्चे आके बहुत गांव के बैठ जाते हैं बुलेट के ऊपर, अंकल जी हमें चलाने दो, मैं कहता ये ले बेटा चाबी चला लो। उसी से कॉन्टैक्ट्स बहुत बनते हैं, बहुत सटल चीज़ें होती हैं ये नेटवर्किंग में बड़े काम आती हैं आपके। ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि अगर आप अपनी अच्छी गाड़ी में स्टेप इन करोगे, पीछे से उतरोगे, ड्राइवर चलाएगा तो फिर वो जो डिवाइड है वो आ जाएगा। नहीं, फिर आप कितना भी कभी भी हरियाणवी स्लैंग बोलो या यूपी का स्लैंग बोलो, इट विल बी लाइक कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। टू व्हीलर के ऊपर ही हमारा पूरा अभियान जो है पूरा हिंदुस्तान में इस समय जो भी चल रहा है, इट इज़ ऑल ऑन टू व्हील्स, इट्स ऑल ऑन टू व्हील्स। हमारे सारे ऑफिसर जो हैं टू व्हील्स पे मूव करते हैं, और हमने ये कार का कल्चर, पिकअप्स का कल्चर, बड़ी गाड़ियों का कल्चर हम लाए ही नहीं है। मैं टू व्हीलर का रहा हूँ और मैं अपने आगे भी जो जनरेशन्स को बोलता हूँ टू व्हील्स को रखो, कनेक्ट रहता है। एक तो हवा 360 डिग्री व्यू, और आप एलिमेंट्स के साथ होते हो। आई थिंक ऑन अ बाइक यू आर अ प्रोटैगनिस्ट इन अ स्टोरी, ऑन अ कार यू आर अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ अ स्टोरी, सपोर्टिंग किरदार, ऐसा लगता है। हाँ, और एक बाइक की एक अपना रोमांस है, वो समझाना ज़रा मुश्किल है, बहुत लोगों को नहीं समझ आता। मुझे तो तरस आता है जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं SUVs में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैं कहता हूँ यार तुम जाके आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कॉफ़ी पी सकते हो, लेकिन जो टपरी पे बैठ के वो जो रस डबो के जो चाय पीने का मज़ा है वो तुम कहाँ जानो। तो फिर आई थिंक दैट इज़ इट, हाउ व्हाट कनेक्ट्स विद यू व्हाट, तो वही वाला है। अमेजिंग। ठीक है, तो फिर बुलेट की ऑर्डर डाल देते हैं, आपने कह दिया है तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर 3-4 लोगों का। ज़्यादातर लोगों ने मेरे को यही बोला, ज़्यादातर लोगों ने बुलेट ही बोला था। आई थिंक द YSD हैज़ कम बैक इन इंडिया बट दे स्टिल आर वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर द बुलेट। यस, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सिर्फ आज़ाद जी कि आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। मेरी वाइब्रेशन भी बदल गई आपसे मिलकर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ भी सीखा, यू कैन गेट इन टच विद गिव मी ट्रीज एंड कीप फॉलोइंग हिज वर्क, एंड इट वाज अ प्लेजर टू मीट यू सिंसियरली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।